आज हम लेने वाले FI का फाउंडेशन कोर्स 1 का जो हमारा थर्ड चैप्टर है, बेसिकली जो हमारा थर्ड यूनिट है कंसेप्ट ऑफ डिस्पैरिटी 2, उसका आज वन शॉट लेने वाले। तो ये पार्ट 1 है इसका वन शॉट का। तो देखो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमको पढ़ना है क्या है। देखो हमारा जो सेकंड चैप्टर था, सेकंड जो यूनिट था कंसेप्ट ऑफ डिस्पैरिटी 1, उसके अंदर हमने ये समझा था कि मतलब देखो समाज के अंदर हम लोगों को किस किस तरीके से बांट सकते हैं, कि हम जाति के हिसाब से बांट देते हैं, रिलीजन के हिसाब से बांट देते हैं, जेंडर के हिसाब से बांट देते हैं, मतलब अलग अलग तरीके हमारे पास बांटने के लोगों को समाज के अंदर, कि तू छोटी जात का है, तू बड़ी जात का है, तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, ठीक है। बट देखो हमने यहाँ तक तो ये समझा कि हम किस किस तरीके से लोगों को बांट सकते हैं, बट ये भी जानना ज़रूरी है देखो कि समाज के अंदर क्योंकि हम लोगों को बांट दे रहे हैं अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, तो उन ग्रुप्स को बांटने की वजह से देखोगे तो समाज के अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं, ठीक है। और जैसे कि अब हिंदू मुस्लिम में मारकाट होती रहती है, जब आपने सुना होगा कभी कभी न्यूज़ में कि हिंदू मुस्लिम मारपीट करते रहते हैं, डिबेट चलती रहती है, नहीं तो छोटी कास्ट वाले बड़ी कास्ट को मार रहे रहते हैं, मतलब जाति वाति के ऊपर भी मारपीट चलती रहती है, ठीक है। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स भी इन ग्रुप्स के बनने की वजह से हो जाते हैं। तो एक तरीके से देखोगे तो हम ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं यानी डिस्पैरिटी करते हैं, लोगों को बांट देते हैं, इसके वजह से काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, झगड़ा झुगड़ी भी होती है। अब ये झगड़ा झुगड़ी के बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है कि आखिर ये होते क्यों है, और साथ ही में ये भी जानना ज़रूरी है कि ये बेसिकली ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है इनका सॉल्यूशन क्या है, इन्हें हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर आपको बताई गई है कि बेसिकली किस किस तरीके के स्ट्रैटिफिकेशन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और बेसिकली उनसे प्रॉब्लम क्या क्या आती है समाज के अंदर, क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखो मेनली तो देखोगे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कह सकते हो जो कॉन्फ्लिक्ट का रहता है कि मतलब झगड़ा झगड़ी के बात रहता है वो रहता है हिंदू मुस्लिम के ऊपर, ठीक है। कि मतलब लोग हिंदू मुस्लिम के ऊपर मारपीट करते हैं, ये भाई तो मुस्लिम है, मैं हिंदू आदमी हूँ, इसलिए लोग मारपीट करने लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कास्ट सिस्टम के ऊपर कि तू छोटी जात का आदमी है, मैं बड़ी जात का आदमी हूँ, ठीक है। अब देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पर देखो कास्ट सिस्टम के बारे में ही यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको समझाया गया है क्योंकि आप कास्ट सिस्टम के बारे में डिटेल में समझ पाओ, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने कास्ट सिस्टम को उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा है। वैसे तो मैंने कई बार आपको अच्छे से समझाया है कास्ट सिस्टम क्या होता है, बट थोड़ा और डिटेल वे में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये जो कास्ट सिस्टम होता है ये सिर्फ हिंदुओं में नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब खाली हिंदुओं में होता है, बाकी के जो रिलीजन्स है जैसे इस्लाम में भी होता है, उसमें भी लोगों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आप जैसे कोई खान है या फिर पठान है तो उनमें वो सबसे बड़े में आते हैं, ठीक है। जैसे हमारे में रहता है ना राजपूत रहते हैं, सिंह है कोई, तो उसको बड़े में गिनते हैं कि हाँ भाई वो मतलब क्षत्रिय या फिर उसके अंदर आता है, मतलब ब्राह्मण में आता है, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो कोई अंसारी रहता है उनके अंदर तो वो सबसे छोटे में आता है, ठीक है। अंसारी उन लोग रहते हैं तो उन लोग छोटे में आते हैं। तो इस्लाम में भी बांटा जाता है, क्रिश्चियंस लोग में भी बांटा जाता है, मतलब देखोगे तो हर एक धर्म में लोगों को डिवाइड किया जाता है। बट अगर आप इंडिया के अंदर जो हिंदू लोगों के अंदर जो कास्ट सिस्टम है, जात का जो है बेसिकली के लोगों को टुकड़ों में बांटा जाता है, वो कुछ ज़्यादा ही मतलब अलग दिखता है आपको, ठीक है। अब जैसे आप कभी इस्लाम में नहीं देखो, कोई मुस्लिम लोग में नहीं सुनते होंगे उतना कि भाई तो छोटी जात का मुस्लिम है, बड़ी जात का मुस्लिम है, ठीक है। उतना ज़्यादा नहीं दिखता है झगड़ा झगड़ी, उसके लिए उन लोग उतना नहीं करते, ठीक है। बट हिंदू लोग में क्या होता है कि लोग जात पात के लिए बहुत ज़्यादा मारपीट करते रहते हैं, जब देखो कि हाँ भाई तू छोटी जात का आदमी है, मैं बड़ी जात का आदमी हूँ। तो इसलिए इंडिया के अंदर जो हिंदू लोग हैं उनके अंदर ये कास्ट सिस्टम कुछ ज़्यादा ही मतलब एक तरीके से लोग इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत ज़्यादा ही मतलब एक तरह से कह सकते हो कास्ट सिस्टम फेमस ही हो चुका है हिंदू लोगों के लिए कि हाँ भाई कास्ट सिस्टम सिर्फ हिंदुओं के अंदर ही होता है, लोगों के दिमाग में ये तक बैठ चुका है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि बाकी धर्म में भी होता है, बट हिंदू लोग जो होते हैं, मतलब जो हिंदू लोग होते हैं कुछ ज़्यादा ही उसको मानते हैं कास्ट सिस्टम को। अब ऐसा क्यों है, क्यों मानते हैं, तो देखो रीजन से लॉजिक्स पहले के हैं जिसके वजह से लोग मानते हैं। देखो इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है आपको समझा देता हूँ। देखो जब वैदिक पीरियड चल रहा था, जब इंडो आर्यंस जो थे करीब मतलब बहुत साल पुराना, हजारों साल पुरानी बात है, तो करीब जब वैदिक पीरियड चल रहा था तो उस टाइम पर देखो जो इंडो आर्यंस थे हमारे मतलब इंडिया के अंदर पहुंचे थे। और इंडो आर्यंस कौन है, तो इंडो आर्यंस बेसिकली वही लोग हैं जो बाद में चल के हिंदू बन गए थे, ठीक है। तो बेसिकली ये सेंट्रल एशिया से आया था, मैंने आपको पहली बार भी बताया तो उतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली वो जो लोग थे जब वैदिक पीरियड चल रहा था तो उधर के जितने भी लोग थे, जो ऊपर के जितने भी लोग थे, उन लोगों ने अपने अपने आप को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, जिसको हम 4 वर्ना बोलते हैं और जिसको आप कास्ट भी बोल सकते हो। ये 4 कास्ट में डिवाइड कर दिया गया था, जो उनके काम के हिसाब से रहता था, जो भी वो काम करते थे वही उनका कास्ट बन जाता था।
जैसे मान लो आज कोई अगर कोई चोरी कर रहा है, ठीक है, मैं चोरी कर रहा हूँ, तो लोग बोलेंगे ना हाँ भाई ये चोर है, ठीक है, ये चोरी करता है, ये चोर है। और वही पे मान लो कोई किसी चोर को पकड़ता है तो बोलेंगे ये पुलिस है, ठीक है, मतलब जो काम कर रहा है वही वो बन जा रहा है, ठीक है, कोई उसको हम चोरी बोलेंगे। तो वैसे ही पहले के टाइम पे भी जो भी कोई काम करता था वही उसका बेसिकली एक कह सकते हो कैटेगरी बन जाती थी, ठीक है। तो अगर मान लो कोई पुजारी रहता था, पंडित रहता था, तो बोलते थे ये ब्राह्मण है। जैसे अगर मान लो कोई चोरी कर रहा था तो उसको चोर बोलते, तो वैसे कोई पुजारी है तो उसको ब्राह्मण बोलते थे। वहीं पे कोई मान लो लेबर है, कोई मजदूरी कर रहा है तो उसको शूद्र बोलते थे। और अगर मान लो कोई राजा महाराजा है या फिर कोई मतलब अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करता है तो उसे क्षत्रिय बोलते थे, ठीक है। मतलब जो जो काम करता था उस हिसाब से उसके कैटेगरी बना देते थे, जो उसके काम के हिसाब से कि भाई ये वाला काम करता है मतलब ये आदमी है, ठीक है। अब समय के साथ क्या हुआ देखो, अब मान लो एक आदमी था जो ब्राह्मण था। अब हुआ क्या देखो, उसका जो बेटा था उसने भी सोचा मैं भी पप्पा का ही काम आगे चला देता हूँ, तो वो भी आगे चल के वो भी पंडित बन गया, जिसकी वजह से वो भी ब्राह्मण हो गया, ठीक है। अब उसका जो बेटा हुआ वो भी सोचा मैं भी पप्पा का ही काम आगे बढ़ा देता हूँ, मेरे पप्पा भी मतलब पंडित है, मेरे दादा भी पंडित है, मैं भी पंडित ही बन जाता हूँ, तो वो भी पंडित बन गया, इसलिए वो भी फिर ब्राह्मण कहलाने लग गया। उसके बाद उसकी आगे की भी जनरेशन आती गई, वो भी सेम ही काम जो था उसी को फॉलो करते गए, जिसके वजह से बाद में जितने भी नई जनरेशन्स आते गई उनको दिमाग में बेसिकली ये बैठ गया कि देखो जात जो है बेसिकली कास्ट जो या फिर जो इसको हम वर्ना कहते हैं वो काम के ऊपर नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो मेरे दादाजी भी मतलब ब्राह्मण थे, मेरे परदादा भी ब्राह्मण थे और मेरे दादा के दादा भी मतलब ब्राह्मण ही थे, मतलब मेरा पूरा खानदान ही ब्राह्मण है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा कल को बेटा पैदा होता है चाहे वो कोई भी काम करे तो फिर भी वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। मतलब क्या कि अब ब्राह्मण जो बेसिकली कह सकते हो जो वर्ना सिस्टम जो था वो कास्ट सिस्टम में चेंज हो चुका था। कि मतलब क्या कि अब लोगों के जो कैटेगरी है या फिर कास्ट जो है उनके काम के हिसाब से नहीं, उनके बर्थ के हिसाब से होती थी, कि जो जिसके घर पे पैदा हो गया वही उसका कास्ट बन गया, ठीक है। अब हुआ क्या देखो, जब ब्रिटिश लोग आए, जब मतलब बेसिकली अंग्रेज लोग आए हमारे ऊपर कब्जा कर दिए, तो देखो अंग्रेज लोग जो थे वो बेसिकली कम से कम 150 साल तक हमारे ऊपर राज किए थे, ठीक है। मतलब 150 साल बहुत ज्यादा समय होता है, कह सकते हो 1.5 सेंचुरी होती है। कि मान लो एक पूरा खानदान मतलब नया जनरेशन आ जाएगी और उन लोग भी बुढ़े हो जाएंगे, ठीक है। कि एक जनरेशन बुढ़ी होके मर गई, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आई वो बुढ़ी हो गई, तो कह सकते हो 2 जनरेशन्स जो थी वो पास हो गई। तो इतनी ज़्यादा टाइम था जिसकी वजह से ये जो ब्रिटिश थे इन लोगों ने क्या किया कि देखो उनके पास आपने सुना भी होगा कि देखो अंग्रेजों का रूल रहता था डिवाइड एंड रूल। तो बेसिकली लोग क्या उनके दिमाग में था अंग्रेजों के, देखो अगर हम लोगों को बांट देते हैं तोड़ देते हैं तो लोग अपने में ही झगड़ा करेंगे और हम उनके ऊपर राज करेंगे। जैसे अगर मान लो 2 भाई है, ठीक है, अब 2 भाई है, अगर दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, मान लो सामने एक रोटी है, अब दोनों एक दूसरे के लिए झगड़ा करे कि नहीं मैं ये रोटी तेरे को नहीं खाने दूंगा, वो बोला मैं भी तेरे को नहीं खाने दूंगा, तो वो बोला मैं फेंक दूंगा लेकिन तेरे को खाने नहीं दूंगा, मैं नहीं खाऊंगा वो चलेगा लेकिन तेरे को नहीं खाने दूंगा, ठीक है। अब वो दोनों इस चीज के ऊपर लड़ रहे हैं। अब उसी में मान लो उसका तीसरा भाई आ गया या फिर बाजू वाला आ गया, वो बोला है कि देख तेरा रोटी ये ले रहा है, ठीक है, वो बोला है मैं लेने नहीं दूंगा मेरे भाई को, मेरा रोटी है वो। तो उन दोनों अपने में लड़ रहे हैं जिसकी वजह से ये जो तीसरा आदमी आ रहा है वो रोटी लेकर चला जा रहा है, वो मतलब वो खा ले रहा है। तो यही मतलब बेसिकली ब्रिटिश लोग का भी रूल था कि हम लोगों को लड़ाएंगे और उनके ऊपर राज करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया देखो, काफ़ी सारी जगह थे जैसे कि कुछ एरिया थे जैसे बंगाल या फिर और भी जो काफ़ी सारी जगह थे जहाँ पर लोग उतना ज़्यादा मतलब धर्म या फिर कह सकते हो जात पात को उतना नहीं मानते थे। तो लोगों ने हर जगह फिर ये मतलब जो ब्रिटिश लोग थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एरिया पे वो राज करते थे, रूल करते थे, जिसकी वजह से हर जगह उन्होंने ये फैलाना शुरू कर दिया। क्योंकि हर जगह पर उनके स्कूल्स भी थे, ब्रिटिश वाले स्कूल भी थे, तो उन लोगों ने ये सिखाने लगे लोगों को कि मतलब क्या कि देखो ये छोटी जात के लोग होते हैं, इनसे आपको दूर रहना चाहिए, गंदे लोग होते हैं, बड़ी जात के लोग होते हैं, ये आपके ऊपर जुल्म करते हैं, आपको इनसे दूर रहना चाहिए। मतलब सबके दिमाग में बैठ गया कि मतलब क्या कि ये बड़ी जात के लोग हैं, छोटी जात के लोग हैं। दिमाग मतलब बड़ी जात वाले के दिमाग में बैठ गया कि छोटी जात वाले गंदे होते हैं, और छोटी जात के दिमाग में बैठ गया कि बड़ी जात वाले हमारे पर जुल्म करते रहते हैं हमेशा, जिसकी वजह से झगड़ा झूड़ी चालू हो गया। जिसकी वजह से ही बाद में फिर ये भी हुआ था, मतलब देखोगे काफ़ी ज़्यादा जात पात के ऊपर झगड़े भी हुए थे आज़ादी के टाइम पे भी। कि अगर आप देखते हो जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, जब पाकिस्तान बन रहा था, वो तो रिलीजन के ऊपर बना था, ये लोग धर्म के ऊपर भी मारपीट कर रहे थे। तो उसकी वजह से भी पार्टीशन हो गया देश का, कि अलग अलग हो गया, पाकिस्तान अलग बन गया, इंडिया अलग हो गया, ठीक है। तो उसी टाइम पे भी एक और भी चीज़ हो रही थी कि देखो जात पात की वजह से हमारा जो नीचे वाला जो इंडिया है साउथ वाला,
ठीक है, जो अभी हम लोग बोलते हैं ना साउथ इंडिया, जहाँ पर तमिल तेलुगु लोग रहते हैं, तो वो वाला जो इंडिया का हिस्सा है वो भी बांटने मतलब टूटने वाला था, ठीक है, उसका भी पार्टीशन होने वाला था। और वो होने वाला था जात पात की वजह से, कि मतलब बेसिकली क्या होता था उस टाइम पर, पुराने समय में, जब अब हमारा देश आज़ाद होने वाला था, तो देखो उस टाइम पर लोग क्या करते थे, जितने भी बड़ी जात वाले लोग रहते थे उन लोग छोटी जात वालों को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। मतलब कह सकते हो एक एक्सट्रीम लेवल पे परेशान किया जाता था, कि मतलब क्या काफ़ी सारी चीज़ें की जाती थी। मैंने ऑलरेडी बताया है तो उतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, कुछ चीज़ें आपको वापस बता देता हूँ। जैसे कि उनको मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था, या फिर स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था। और अगर मान लो कोई औरत है, पहले के टाइम पर तो ये तक नियम था कि मान लो कोई दलित है, ठीक है, अब दलित कोई औरत है, एससी कास्ट की है, शेड्यूलेड कास्ट, मतलब कोई छोटी कास्ट की औरत है। अब वो औरत क्योंकि छोटी कास्ट की है तो उसको अपना जो चेस्ट है, छाती जो है, उसको कवर करने का हक नहीं था। मतलब क्या कि घूमना है तो नंगे घूमो, ठीक है, मतलब नीचे का कपड़ा पहन सकते हो, ऊपर के कपड़े पहनने का आपके पास हक नहीं है, जो छोटी जात के लोग होते हैं। मतलब इतना लोग बड़ी जात वाले मतलब परेशान करते थे छोटी जात को, जिसके वजह से जितने भी दलित लोग थे, और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन थी उस टाइम पे दलित लोग की भी, तो उन लोग क्या चाहते थे कि हमें एक अलग देश दे दो, कि हम वहाँ पे रहेंगे जहाँ पर सिर्फ दलित लोग रहेंगे, वहाँ पर मतलब ये बड़ी जात वाले हमारे साथ नहीं रहेंगे, हम उनसे अलग रहना चाहते हैं। तो बाद में काफ़ी सारी बातें हुई डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में, तब जाकर ये मतलब वापस से सारी चीज़ें सुलट गई, और फिर उन लोगों ने पार्टीशन नहीं किया, ठीक है। मतलब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तक यहाँ तक पहुँच गए थे कि अब हमको अलग ही देश ही दे दो, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा, मतलब तुम्हारे साथ नहीं रहना बड़े जात वालों के साथ में, ठीक है, क्योंकि वो भी छोटी जात वाले थे। तो देखोगे तो कास्ट सिस्टम की वजह से काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, झगड़ा झगड़ी होता रहता है, ठीक है। अब उसी से रिलेटेड देखो, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो थे, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, आपको पता ही होगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखी। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि मतलब उसके अंदर काफी सारे लॉस लिखे रहते हैं, कि मतलब समाज के अंदर आपको किस तरह से रहना, आपके पास क्या क्या हक है, आपको क्या करना है, मतलब आपके सारे राइट्स लिखे रहते हैं, ठीक है, कि आपके पास क्या क्या हक है, आपके पास क्या क्या हक नहीं है, आपको क्या करना रहता है, क्या क्या लॉस, नियम कानून, समाज के अंदर क्या क्या मतलब नियम कानून, सारी चीजें लिखी रहती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी रहती है। तो जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, तो उन्होंने उसमें काफ़ी सारे ऐसे आर्टिकल्स लिख दिए थे। आर्टिकल्स मतलब क्या, धारा जिसको बोलते हैं ना, धारा 104 के तहत आपको सजा मिल रही है, तो उसी को आर्टिकल बोलते हैं। तो जब आर्टिकल लिख रहे थे वो, तो उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक ऐसा आर्टिकल लिख दिया जो था बेसिकली द अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। मतलब क्या, देखो कि देखो जब वो छोटे थे, मतलब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब छोटे थे, तो क्योंकि वो भी दलित थे, वो भी छोटी कास्ट के ही थे, एससी के अंदर आते थे, शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर। तो जब वो मतलब अपने गांव में रहते थे, तो वहाँ पर उनके साथ बहुत ज़्यादा मतलब लोग परेशान करते थे उनको, कि मतलब उनको क्लास के अंदर घुसने नहीं दिया जाता था, मंदिर के अंदर मंदिर के पास से गुजरने तक नहीं दिया जाता था, घुसना तो दूर की बात है, और पानी भी नहीं पीने दिया जाता था कुएं के अंदर से, ठीक है, मतलब बहुत परेशान किया जाता था। कोई मान लो अगर देख लेगा कि कुएं से पानी निकाल के पी रहा है, तो पीटने लग जाते थे कि हाँ तेरे मतलब तू छोटी जात का आदमी, तूने कुएं को छुआ कैसे, अब गंदा हो गया, छुआ अब पवित्र हो गया। तो लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे चीज़ें करते थे, मतलब छुआछूत का, कि तू छोटी जात का आदमी, तू छूना मत, तू गंदा आदमी है, ठीक है, अपवित्र हो जाएंगे हम लोग। जिसकी वजह से उन्होंने एक एक्ट ही डाल दिया, बेसिकली आर्टिकल ही लगा दिया, उसमें धारा ही लगा दी, कि बेसिकली जो आर्टिकल 17 है, आप चाहो तो गूगल पे चाहो तो सर्च मार सकते हो, नहीं तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखो आर्टिकल 17 क्या कहता है, कि देखो अगर कोई भी आदमी जाति के लिए अगर कोई बोलता है कि तू छूना मत मेरे को, मतलब छुआछूत की बीमारी दिखाता है, तो उस आदमी को पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी, ठीक है। अब बेसिकली अगर मान लो, अगर आपको एक नॉर्मल एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे अगर मान लो कोई आदमी है, ठीक है, वो नॉर्मल मतलब जनरल आदमी है, जिसका ऊपर कोई कास्ट है, क्षत्रिय ब्राह्मण कोई भी है, ठीक है, और एक आदमी है जो एससी में आता है, दलित है। अब अगर कोई ब्राह्मण है या फिर क्षत्रिय है, वो अगर जाता है और ब्राह्मण मतलब दलित को गाली दे देता है, ठीक है, उल्टा पुल्टा बोल देता है, या फिर ये बोलता है तू छोटी जात का आदमी है, तू मेरे को छूना मत, तो ऐसे टाइम पर अगर वो जो मतलब दलित है अगर जाता है, पुलिस कंप्लेंट कर देता है ये आदमी मेरे को बोला था, तो फिर क्या करता है, देखो पुलिस जो होता है वो सीधा उस आदमी को जेल में डाल देता है। पहले तो 2 दिन खूब पीटेगा, उसके बाद एक्स्ट्रा जेल में डालेगा, सो डालेगा, उसके बाद 2 लाख का जुर्माना तक ले लेते हैं। मतलब इस तरीके का मतलब आर्टिकल बेसिकली लॉ है, कि अगर आप किसी दलित को छुआछूत के लिए बोल देते हो कि मेरे को छूना मत, तू बाहर निकल इधर से, तो अगर वो आपके ऊपर केस कर देता है तो आपको सजा मिलेगी, ठीक है, पनिशमेंट मिलेगी। अगर कानून को पता चल जाता है ऐसा आप कुछ कर रहे हो तो, ठीक है, नहीं पता चलता कोने में अकेले कर रहे हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो मतलब इस तरह का आर्टिकल उन्होंने डाल दिया था, जिसको बाद में फिर अमेंडमेंट भी किया गया था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग भी थे। अब मान लो कोई दलित है, ठीक है, मैं दलित हूँ मान लो, अब मेरा किसी से दुश्मनी है, ठीक है, मान लो कोई ब्राह्मण है, मेरे को उसका पसंद नहीं है, मेरे को वो पसंद नहीं है, तो मैं झूठ मूठ का उसको फंसा दूंगा कि हाँ भाई देखो ये मेरे को गाली दे रहा था, पुलिस वाले को जाकर बोल दिया सर मेरे को गाली दे रहा था। अब पुलिस वाला
तुरंत लेके आते थे, पीटते थे उसको, 2 लाख का जुर्माना भर देते थे। ये तक मतलब सुनवाई करते ही नहीं थे कि हाँ भाई सच में किया है कि नहीं किया है। पहले 2 दिन जेल में डाल देते थे, उसको पीटते थे, उसके बाद उससे पूछा जाता था हाँ भाई तू किया है कि नहीं किया, फिर सबूत पता चलता था कि नहीं किया इसने कुछ भी। तो इसलिए बाद में फिर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने बेसिकली इसमें अमेंडमेंट आ दी थी कि मतलब चेंज कर दिया गया था कि ये जो बेसिकली मतलब जो आर्टिकल 17 है कि मतलब कोई भी अगर ऐसा कुछ कहता है तो उसको सीधा जेल में नहीं डाला जाएगा, पहले थोड़ा बहुत सबूत देखा जाएगा कि हाँ भाई सच में कुछ किया भी है कि नहीं, उसके बाद जेल में डाला जाएगा। नहीं तो काफ़ी सारे लोग झूठा इल्जाम भी डालकर मतलब फंसा देते हैं ना, तो इसलिए फिर बाद में अमेंडमेंट भी लाई गई थी, जिसका बाद में नाम रख दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। ठीक है, मतलब बाद में नाम भी चेंज कर दिया गया थोड़ा बहुत इसका। ठीक है, तो मतलब इस तरह से चेंजेस आते गए और ऐसे ही काफ़ी सारे आर्टिकल्स बने दलित से रिलेटेड या फिर ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कि हमें समानता रखनी है समाज के अंदर। जैसे आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जितने भी आर्टिकल्स है मतलब धाराएं हैं, वो समानता के ऊपर ही है कि मतलब समाज के अंदर सबको एक समान ही रखना है। ठीक है, मतलब सबके पास सारी चीज़ें का हक है, हर एक आदमी को हमें भेदभाव नहीं करना है, चाहे वो जेंडर के ऊपर हो, रिलीजन के ऊपर, मतलब किसी चीज़ के ऊपर भेदभाव नहीं करना, और जो भी ऐसा करते हुए दिखाई पड़ता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। वैसे ही हमारा आर्टिकल 21 है, तो वो कहता है बेसिकली कि मतलब सबको एक समान हक है, मतलब हर एक चीज़ का, हर एक के पास राइट है पढ़ने लिखने का, हर एक के पास राइट है बोलने का, मतलब आपके राइट देता है बेसिकली, मतलब फ्रीडम आपका बताता है आर्टिकल 21 के आपके पास कौन से हक है। ठीक है, तो उसके अंदर एक हक है एजुकेशन का भी, कि जितने भी ये लोग होते हैं सोसाइटी के अंदर सबके पास हक है एजुकेशन का, यानी पढ़ाई करने का। तो उसमें दलित भी लोग आते हैं क्योंकि दलित भी तो उसी समाज के अंदर रहते हैं ना, तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो दलित लोग को एजुकेशन का भी फिर मिल जाता है कि हाँ भाई अब वो भी पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब पहले के टाइम पर कैसे उनको रोका जाता था स्कूल में घुसने से, तो अब नहीं रोका जाएगा, अब जो रोकेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो काफ़ी सारे इन्होंने हक दिलवाए थे, मतलब ऐसे आर्टिकल्स लॉ एक्ट बनाकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिसकी वजह से अपर कास्ट की जो डोमिनेंट चल रही थी, मतलब जो परेशान कर रहे थे छोटी कास्ट वालों को, वो परेशान नहीं अब कर रहे थे, उतना ज़्यादा परेशान कर नहीं पा रहे थे लॉस के वजह से, जिसके वजह से अब अपर जो छोटी कास्ट वाले भी है वो भी धीरे धीरे अब ऊपर जाने लगे। ठीक है, अब देखो ये सारी चीज़ें तो आप समझ गए, काफ़ी सारे लोगों ने मतलब खाली डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ही अपना मदद नहीं किया था, काफ़ी सारे और भी लोग थे, जैसे महात्मा ज्योतिबाई फुले, उन्होंने लड़कियों के लिए आगे बढ़ाया था। ठीक है, वैसे ही गांधी जी भी थे, उन्होंने भी काफ़ी सारी दलितों के लिए मदद की थी, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अपर कास्ट की मदद करते थे, वो दलितों की भी काफ़ी सारी मदद की थी। जैसे उन्होंने एक ग्रुप ही बना दिया था, हरिजन ग्रुप। ठीक है, बेसिकली वो ग्रुप ऐसा था कि मतलब क्या कि देखो उन्होंने काफ़ी सारे जितने भी बड़े कास्ट के लोग थे उन लोगों को समझाया कि देखो दलित लोग जो होते हैं वो हमारे समाज के हिस्सा होते हैं, और वो हरिजन होते हैं। हरिजन मतलब क्या, बेसिकली भगवान के एक तरह से रूप होते हैं। ठीक है, तो हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो बेसिकली जितने भी हरिजन ग्रुप रहते थे, मतलब बेसिकली उन्होंने ग्रुप बना दिया था, जितने भी उस ग्रुप के लोग रहते थे कि हाँ भाई हम हरिजन है। ठीक है, तो मतलब क्या कि देखो मतलब बेसिकली जो भी वो ग्रुप के लोग रहते थे, तो अगर मान लो रास्ते में कोई दलित दिख जाता था, ठीक है, कि रास्ते में कोई दलित जा रहा है कुछ लेकर, सामान लेकर जा रहा था, तो उस टाइम पे जो लोग रहते थे, जो उस ग्रुप के रहते थे कि हाँ भाई हम हरिजन को मानते हैं, मतलब दलित लोग की इज्जत करते, तो लोग जा रहे थे, बोलते अरे सर मतलब आप दलित हो ना, दीजिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। मतलब क्या इतनी मतलब थोड़ी बहुत इज्जत ज़्यादा देने लग जाते थे, जिसकी वजह से ही देखोगे तो जो पार्टीशन होने वाला था, मतलब अलग होने वाले थे दलित लोग, तो नहीं हुआ था, क्योंकि गांधी जी ने अपना दिमाग लगाया कि मतलब हमें इज्जत करनी चाहिए दलितों की, जिसकी वजह से काफ़ी सारे अपर कास्ट वाले इज्जत करने लगे थे, और उसके बाद दलित लोग को लगा नहीं हमको तो बहुत ज़्यादा इज्जत मिल रहा है, तो हमें इधर ही रहना चाहिए, ठीक ठाक इधर ही ठीक ठाक है। ठीक है, इसकी वजह से पार्टीशन नहीं हुआ था। ओके, सो मे बी आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखो ये जो कास्ट सिस्टम है बेसिकली इसकी वजह से क्या होता है, समाज के अंदर काफ़ी सारे हम इनइक्वालिटीज़ करते हैं, भेदभाव करते हैं। ठीक है, वैसे तो देखोगे कि पहले से आप देखोगे काफ़ी कम भेदभाव किया जाता है, पहले तो बहुत ही ज़्यादा करते थे, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जैसे ही लॉस बन गए, नियम कानून बन गए, उसकी वजह से अब उतना ज़्यादा मतलब देखोगे एक्सट्रीम में लोग नहीं पहुंचते कि अब मंदिरों में घुसने, ऐसा नहीं कि मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता या फिर स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता है, हर जगह आप देखोगे तो अब इनइक्वालिटी बहुत कम हो चुकी है। फिर भी कुछ जगह पे कुछ लेवल पे अभी भी लोग जो होते हैं वो भेदभाव करते हैं, इनइक्वालिटीज़ दिखती है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ों में इनइक्वालिटीज़ दिखती है, या फिर काफ़ी सारी चीज़ों में जो छोटी कास्ट वाले हैं वो पिछड़े हो चुके हैं, बैकवर्ड ही है अभी तक भी, और जो बड़ी कास्ट वाले हैं वो आगे है। ठीक है, मतलब देखोगे तो छोटी कास्ट वाले अभी भी काफ़ी सारी चीज़ों में इक्वल नहीं है बड़ी कास्ट वालों से समाज के अंदर। तो वही सारी इनक्वालिटीज़ के बारे में आप देख लेते हैं क्या क्या इनक्वालिटीज़ दिखती है हमें। तो देखो सबसे पहला जो इनइक्वालिटी दिखता है वो होता है इनइक्वालिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन। मतलब क्या कि देखो जो एससी वाले होते हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट होते हैं,
और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, खास करके ये दोनों जो होते हैं, इन्हें समाज के अंदर बहुत ज़्यादा कम इज्जत मिलती है। समाज के अंदर लोग उतनी ज़्यादा इज्जत नहीं करते, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो आप गांव में चले जाते हो, शहरों में उतना नहीं दिखता, बट गांव में अगर चले जाते हो और मान लो आपके सामने कोई ब्राह्मण है, ठीक है, कोई बड़ी जात का आदमी है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, कोई ठाकुर है मान लो, तो ऐसे टाइम पर क्या होगा, अगर उसके साथ मान लो कोई दलित, अगर मान लो आप दलित हो, ठीक है, और सामने वाला जो है वो ठाकुर है, कोई बड़ी कास्ट का है, तो ऐसे टाइम पर क्या, उसके साथ अगर बैठ के आप खाते हो तो आपके साथ वो बैठेगा नहीं खाने के लिए, वो किधर और चला जाएगा खाएगा, आपके साथ बैठ के नहीं खाएगा कि ये छोटी कास्ट वाला आदमी, इसके साथ बैठ के नहीं खाऊंगा। तो मतलब क्या, लोग छोटी कास्ट वालों या फिर शेड्यूल्ड जो ट्राइब्स होते हैं उनको उतनी ज़्यादा इज्जत नहीं देते समाज के अंदर, कि मतलब वो छोटी कास्ट के लोग हैं, वो गंदे लोग होते हैं, ये सोच के, ठीक है। तो मतलब इनको बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी मिलती है समाज के अंदर, भेदभाव बहुत ज़्यादा इनके साथ किया जाता है। काफ़ी सारे जगह पे जॉब नहीं मिलती है इनको कि हाँ ये छोटी कास्ट का आदमी, ये गंदे लोग, इनको नहीं दूंगा काम में, ठीक है। मतलब इस तरह का लोग सोच रखते हैं, जिसकी वजह से लोग उनके साथ इनइक्वालिटी करते हैं, भेदभाव करते हैं, ठीक है। वैसे ही सोशल एक्सक्लूजन भी किया जाता है, काफ़ी सारी जगहों से अभी भी इनको निकाल दिया जाता है। मतलब क्या कि देखो, अभी भी काफ़ी सारे ऐसे गाँव है जहाँ मतलब यहाँ ऐसे कुछ गाँव है जहाँ पर अभी भी कास्ट सिस्टम को बहुत स्ट्रांगली मतलब माना जाता है। तो वहाँ पर जो छोटी कास्ट के लोग होते हैं उनको अभी भी परेशान वैसे ही किया जाता है कि मतलब मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता है, स्कूल्स में घुसने नहीं दिया जाता है। मतलब कुछ हद तक अभी भी देखोगे तो सोशल एक्सक्लूजन है, मतलब समाज से बाहर अभी भी उन्हें कई कई जगह पे निकाला जाता है कि आपको मंदिर में घुसने नहीं देंगे, आपको स्कूल में मतलब घुसने नहीं देंगे। ये सारी चीज़ें करके इनइक्वालिटी और सोशल एक्सक्लूजन करते हैं, समाज से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है उनके साथ में। उसके बाद होता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कि मतलब क्या, देखो नॉर्मली जो रहते हैं, जो बड़ी कास्ट के लोग होते हैं, अब मान लो कोई ठाकुर है या फिर कोई मतलब बेसिकली पंडित है, मतलब जो बड़ी कास्ट के लोग हैं, तो नॉर्मली आपको वो अंबानी तो नहीं दिखेंगे, बट एवरेज दिख जाएंगे, मिडिल क्लास या तो नॉर्मली पुअर दिख जाएंगे, ठीक है। बट जो छोटी कास्ट के लोग होते हैं वो आपको पुअर्टी लाइन से भी नीचे में दिखेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम में आपको गरीबी उनके अंदर दिखेगी छोटी कास्ट वालों में। अब होता क्यों है, तो देखो नॉर्मल से रीजंस रहते हैं। छोटी कास्ट वाले जो होते हैं, क्योंकि देखो वो काम बहुत छोटे मोटे कर रहे रहते हैं। अब किसी के घर पे मजदूरी करेंगे तो थोड़ी अंबानी बन जाएंगे, खुद का कोई बिजनेस खोल देते तो एक टाइम पे कुछ रहता भी चांसेस कि हाँ भाई अंबानी बनने का। बट अगर किसी का सामने, किसी का मान लो कोई सेठ है, उसके इधर हम लोग मजदूरी कर रहे हैं और वो दे ही रहे हमको दिन का 100-150 रुपया, तो ऐसे टाइम पर हम चाह कर भी अमीर नहीं बन सकते। और वो ऊपर से ये जो मतलब छोटी कास्ट के लोग होते हैं, इनकी फैमिली भी थोड़ी बड़ी ज़्यादा रहती है, कि मतलब एक ही घर में 4-5 बच्चे रहते हैं, जिनके खर्चे भी उठाना मुश्किल रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो लोग होते हैं गरीब रहते हैं। उसके बाद देखो थर्ड जो बेसिकली जो ये फेस करते हैं वो होता है लोअर स्टेटस ऑफ वुमेन। यानी क्या, देखो कि कास्ट सिस्टम की वजह से देखोगे तो औरतों को उतनी ज़्यादा लोग इज्जत नहीं देते हैं, ठीक है। मतलब ये तो नॉर्मली है, वैसे तो देखोगे तो इंडिया के अंदर की औरतों को उतनी ज़्यादा इज्जत नहीं होती है, ठीक है। शहरों में भी देखो, ऐसा नहीं कि शहर में बहुत ज़्यादा लोग इज्जत करते हैं, शहरों में भी कुछ हद तक जो एक तरह से कह सकते हो जो अभी 40-50 की उम्र के लोग हैं तो अपनी औरतों की उतनी ज़्यादा इज्जत नहीं करते, ठीक है। जो पहले के टाइम के, अगर मान लो गाँव में चले जाते हो, गाँव में आपको अच्छी तरह से देखने को मिलेगा कि गाँव की जो औरतें होती है उनकी उतनी ज़्यादा इज्जत नहीं होती है एक आदमी की जितनी, कि अगर मान लो कोई औरत है वो घर से बाहर निकल के अगर अपने मतलब पति को कुछ समझा रही है तो उसकी बात वो नहीं सुनता है, बोलता है अपने अपना काम से काम रख और अंदर घुस, ठीक है। मतलब उतनी इज्जत नहीं मिलती है। बट छोटी कास्ट जो लोग, मतलब छोटी कास्ट की जो औरतें होती है उनकी कुछ ज़्यादा ही बेकार, मतलब बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा ही कम इज्जत होती है समाज के अंदर। जैसे पहले के टाइम पर अगर देखोगे तो मतलब ब्रेस्ट टैक्स लगता था, कि मतलब अगर मान लो कोई औरत है और उसको अपना मतलब छाती छुपा रहे हैं, मतलब ऊपर का जो शरीर है वो छुपाना है, उसके ऊपर कपड़े पहनने हैं, तो उसके लिए बड़ी कास्ट वालों को उन्हें टैक्स भरना पड़ता था। और अगर टैक्स नहीं भरेंगे तो उन्हें नंगा घूमना पड़ जाएगा, ठीक है। खाली नीचे के कपड़े पहन सकते, ऊपर का नहीं पहन सकते थे। तो मतलब इतनी कम बोल सकते हो, स्टेटस उनकी कम थी समाज के अंदर, कि औरतों को मतलब इतना ज़्यादा बेइज्जत किया जाता था। तो लोअर कास्ट के जो औरतें होती हैं उनको मतलब कह सकते हो बहुत ज़्यादा ही मतलब उनकी इज्जत, लो स्टेटस उनका काफ़ी रहता है समाज के अंदर। उसके बाद होता है लोअर प्रेफरेंस फॉर बाय प्राइवेट सेक्टर्स। यानी देखो, अब देखो यहाँ पे जो गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं, यानी गवर्नमेंट की कोई मान लो कंपनी है, तो देखो गवर्नमेंट जो होता है वो पहले से ही उनके लिए रिजर्वेशन सीट रखता है। आपको पता होगा ये छोटी कास्ट के जो लोग होते हैं उनको रिजर्वेशन सीट पहले से रहती है। अब जैसे मैं ही हो तो मैं जनरल हूँ, ठीक है, मेरे को किसी भी तरह का अभी तक कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिल पाया है क्योंकि मैं जनरल में आता हूँ। बट अगर मैं ही अगर कास्ट, कोई छोटा कास्ट आता, मान लो SC में हूँ या फिर ST में आता, तो ऐसे टाइम पर मेरे को रिजर्वेशन सीट मिल जाती है, यानी मैं कम मेहनत करने के बावजूद भी मेरे को किधर भी जॉब मिल जाती। बट यही
वहीं पे अगर हम प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं तो वहाँ पर रिजर्वेशन सीट का ऑप्शन नहीं देते उन लोग, ठीक है। उन लोग बोलते हैं भैया तुम मेहनत करोगे तो हम तुमको लेंगे। अब होता है क्या, देखो काफ़ी सारे ऐसी कंपनी होती है प्राइवेट वाली जिनका, क्योंकि देखो प्राइवेट कंपनी है, उनकी मर्जी रहेगी, जिनको लेना चाहेंगे उनको लेंगे, जिनका नहीं मन रहेगा उनको नहीं लेंगे, ठीक है, उनकी मर्जी रहती है। तो कभी कभी उन लोग जाति के वजह से एक मतलब कि अगर मान लो कोई आदमी है जो मतलब छोटी कास्ट का है तो उसको नहीं लिया जाता है कि हाँ ये छोटी कास्ट का आदमी, जो मतलब मान लो कोई मैनेजर है जो जाति को ज़्यादा मानता है तो ऐसे टाइम पर वो छोटी कास्ट वालों को नहीं लेते, ठीक है, कि मतलब ये छोटी कास्ट का आदमी है, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो। तो मतलब कुछ लोग होते हैं प्राइवेट सेक्टर वाले जो जाति के ऊपर भेदभाव करके भी लोगों को काम नहीं देते, कि ये बोल के कि तू छोटी कास्ट का इस आदमी है इसलिए तेरे को काम नहीं दूंगा अपने कंपनी के अंदर। पता चला कि कल कंपनी डूब गई मेरी, इसलिए मतलब ये सोच के वजह से। तो काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं जहाँ पर छोटी कास्ट वालों को उतनी ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस नहीं दी जाती है, ठीक है, कि ये छोटी कास्ट का आदमी है इसको काम नहीं दूंगा, ठीक है। उसके बाद होता है लोअर स्टेटस एंड अनजस्ट ट्रीटमेंट। मतलब क्या कि देखो ये जो छोटी कास्ट के लोग होते हैं इनको काफ़ी ज़्यादा समाज के अंदर कम इज्जत मिलती है और उनके साथ अच्छी तरीके से लोग पेश भी नहीं आते, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे एक धोबी है मान लो, अब धोबी है तो वो कोई बहुत बड़ा अंबानी वाला काम तो कर नहीं रहेगी, बहुत बड़ा कोई बिजनेस खोला है तो इतना छोटा सा काम कर रहा है तो लोग उतनी ज़्यादा इज्जत नहीं करते, ये लोग कपड़ा मेरा धो देना कल, मतलब लोग इज्जत उसकी कम करते क्योंकि वो काम इस तरह के मतलब समाज के अंदर उसको उतनी इज्जतदार काम नहीं माना जाता है जिसको, ठीक है, कि मतलब कपड़ा धोने का काम उतना इज्जत वाला काम नहीं है, तो लोग ये मानते हैं जिसकी वजह से उस आदमी की भी उतनी इज्जत नहीं की जाती है। वैसे ही मान लो कोई मोची है, जूता सिलने वाला है, तो लोग उसकी भी इज्जत नहीं करते कि ये मेरी पैर मतलब मेरे जो चप्पल जो है वो सीता है, ठीक है, तो इसकी मैं इज्जत करूँ, मैं इसकी बात मानूँ, चप्पल सीने वाले की बात मानूँ, तो लोग उनकी भी इज्जत नहीं करते हैं समाज के अंदर। जो इस तरह मतलब जो छोटे मोटे काम करते हैं जिनको समाज में मतलब बेसिकली समाज के अंदर जो ऐसे काम है जिनको ये माना जाता है कि जो ये काम करेगा वो मतलब बहुत ज़्यादा निचली जाति का है, तो अगर कोई आदमी वो काम करता है तो लोग उनकी मतलब उतनी ज़्यादा इज्जत नहीं करते हैं, ठीक है, उतनी इज्जत नहीं की जाती है। वैसे ही मान लो कोई अगर स्वीपर है, ठीक है, तो मतलब उनकी भी लोग उतनी ज़्यादा इज्जत नहीं करते हैं। उसके बाद होता है लोअर लिटरेसी अमॉन्ग लोअर कास्ट। मतलब क्या, देखो अब देखो पहले के टाइम पर क्या होता था, जो बड़ी कास्ट वाले रहते थे वो छोटी कास्ट को पढ़ने ही नहीं देते थे, स्कूल के अंदर घुसने ही नहीं देते थे। अब बेसिकली देखो रीज़न सिंपल से रहते थे, जो बड़ी कास्ट वाले रहते थे वो पढ़े लिखे रहते थे तो वो जानते रहते थे, देखो पहले के टाइम पे उनके अंदर भी उतना हल्का फुल्का तो दिमाग रहता ही होगा कि देखो अगर हम छोटी कास्ट वाले को भी पढ़ने लिखने देंगे तो उनके अंदर भी दिमाग आ जाएगा, वो भी पढ़ लिख लेंगे और पता चला उनमें से कोई विद्रोह करने लगे, नहीं हम तो पढ़ेंगे, ठीक है, हमको पढ़ने का हक है, हम भी पढ़ेंगे। तो इसलिए जो बड़ी कास्ट वाले रहते थे उनको पढ़ने ही नहीं देते थे, स्कूल में घुसने ही नहीं देते थे, जिसकी वजह से काफ़ी सारी जो मासेस थी, मतलब ज़्यादातर जो दलित लोग थे वो अनपढ़ ही थे, मतलब बहुत कम मिलेंगे जो उस टाइम पर पढ़े लिखे रहते थे। तो इसकी वजह से उनके अंदर लिटरेसी जो है मतलब पढ़ने की जो बेसिकली जो पढ़ाई लिखाई है वो बहुत कम रहती थी, ये बहुत कम ही लोग जो थे वो पढ़े लिखे रहते थे, ठीक है। तो मतलब लिटरेसी रेट भी लोअर कास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा कम रहता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है कास्ट एज अ बैरियर टू सोशल प्रोग्रेस। यानी क्या, देखो अब कास्ट सिस्टम के अंदर मेनली देखो एक चीज़ रहती है कि हम अपने पूर्वजों का जो भी काम है उसी को फॉलो करते रहते हैं। मतलब मेरे दादाजी मान लो चप्पल सीते थे तो मैं भी चप्पल सी रहा हूँ, मेरे दादाजी कपड़े धोते थे तो मैं भी कपड़ा धो रहा हूँ, मेरे दादाजी पंडित थे तो मैं भी पंडित ही, मतलब जो भी खानदान वाले काम करते थे मैं भी वही काम कर रहा हूँ। तो इसकी वजह से क्या होता है, अब मान लो एक आदमी है जो चप्पल सीता है, अब उसके दादा थे, उन्होंने एक दुकान खोली थी जहाँ पर वो चप्पल सीते थे। अब बाद में उनका बेटा हुआ, मतलब वो जो लड़का है उसका पप्पा है, तो उन्होंने भी उसी दुकान में बैठ के चप्पल सीना शुरू कर दिया। फिर ये आया, ये भी उसी दुकान में बैठ के चप्पल सी रहा है। मतलब इसने कोई प्रोग्रेस नहीं किया, ये नहीं सोचा कि चलो ये दुकान है इसको बड़ा करके कोई बिजनेस खोल देता हूँ बड़ा सा। अब जैसे बाटा है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो भी तो जूते ही बनाता है ना, चप्पल जूते ही बनाता है एक तरीके से देखोगे तो वो कह सकते हैं बहुत बड़ा मोची है जिसने अपना एक बिजनेस खोल दिया, ब्रांड बना दिया। अब कोई ऐसा तो नहीं बोलेगा कि बाटा का CEO आएगा या फिर बाटा का जो फाउंडर है वो आएगा तो उसको ऐसा तो नहीं कोई बोलेगा अरे तू मोची है तेरे को हम इज्जत नहीं करेंगे, उसको लोग देख के हाथ मिलाएंगे, ठीक है। तो मतलब बड़ा कोई काम नहीं करता है, जितना भी मतलब पहले जैसे काम चल रहे थे उसी को फॉलो करते जाते हैं, ठीक है। तो ये भी जो कास्ट एक तरह का बैरियर बन जाता है सोशल प्रोग्रेस, यानी समाज के अंदर वो बढ़ नहीं पाते हैं कास्ट के वजह से। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो होता है वो होता है लार्जर साइज ऑफ फैमिलीज अमॉन्ग लोअर कास्ट। यानी क्या कि जो छोटी कास्ट के जो लोग होते हैं उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। देखो बड़ी इसलिए करते हैं, देखो जो गरीब लोग होते हैं खास करके, देखो क्योंकि ये छोटी कास्ट वाले भी गरीब ही होते हैं, ज़्यादातर मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। तो देखो
जो गरीब लोग होते हैं उनके दिमाग में देखो क्या मेंटेलिटी रहती है कि देखो अगर मेरे घर पे एक लड़का रहता है तो बड़ा होगा, तो अगर मान लो वो 10,000 कमाता है तो मेरे घर पे सिर्फ 10,000 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर वही मेरे घर पे मान लो 5 बच्चे पैदा हो गए, अब 5 बच्चे पैदा हो गए, 5 बच्चे कमाएंगे तो मान लो मेरे घर पे 50,000 आएगा, ठीक है। मतलब 50,000 रुपये कमाऊंगा मेरे घर पे आएगा, यानी मैं अमीर हो जाऊंगा फिर बाद में जब मेरे बच्चे कमाने लगेंगे। तो कुछ साल मुझे गजन सहना रहेगा, उसके बाद फिर पैसे आने लग जाएंगे, ठीक है। मतलब लोगों के दिमाग में ये रहता है जो गरीब होते हैं, जिसकी वजह से उन लोग ज़्यादा बच्चे पैदा कर देते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हर एक बच्चा जो है वो लड़का ही हो, कुछ लड़की भी रहते हैं। तो मान लो 10 बच्चे पैदा हो गए, ठीक है, उतना मेहनत करने के बाद। अब इतने सारे बच्चे हैं तो बताओ, अब आदमी है मान लो मेहनत करके दिन भर मजदूरी किया दूसरे के खेत में, आदमी छोटी कास्ट का आदमी है, दूसरे खेत में मजदूरी किया, अब दिन का मान लो 300-400 रुपये कमा के आ रहा है। अब इतने कम पैसे में 10 बच्चों को उन्हें खिलाना पिलाना है, या फिर मान लो चलो 10 ज़्यादा ही बोल दिया, 5 बच्चे मान लो, तो उतने बच्चों का पालन पोषण करना है, खाने पीने में ही सारे पीछे पैसे जो रहेंगे वो खत्म हो जाएंगे। पढ़ाना लिखाने का तो दूर की बात है, उसके लिए पैसे ही नहीं बचेंगे, ठीक है। तो मतलब देखोगे तो जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब क्यों रह जाते हैं? गरीब इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उनकी फैमिली साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है कि 4-5 बच्चे रहते हैं जिनका खर्च उठाना पड़ जाता है। और देखोगे जितने भी अमीर लोग रहते हैं ना, तो उनके ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे रहते हैं, एक लड़का एक लड़की रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहते, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 3 रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रहते, ठीक है। अब एलोन मस्क की बात अलग है कि वो 4-4 उनके बच्चे हैं, बट ज़्यादातर जो रहते हैं मेजॉरिटी जितने भी अमीर लोग रहते हैं वो उतने ज़्यादा बच्चे नहीं रखते, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2, 3 रखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखते, ठीक है। कि मतलब ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो ज़्यादा खर्च भी करना पड़ेगा, और मालूम पड़ा बड़े होने के बाद इन लोग झगड़ा झूठ भी अपने में ही कर ले कि हाँ भाई मेरा इतना बंटवारा कर दो, मेरा भी इतना बंटवारा कर दो। और अगर मान लो एक ही रहता है तो टेंशन ही नहीं रहेगा ना। तो मतलब इसके वजह से तो ये जो गरीब मतलब जो छोटी कास्ट के लोग होते हैं ये अपना मतलब बेसिकली फैमिली इनकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी रहती है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी सारे समाज के अंदर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि इन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाती है, जिनकी वजह से जब इनके बड़े मतलब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो भी गरीबी में ही रह जाते हैं, ठीक है, वो भी गरीब रह जाते हैं। तो इनकी पूरी सोसाइटी ही जो रहती है छोटी कास्ट की वो गरीबी हो जाती है, ठीक है। तो इनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो ये सारी मतलब इनइक्वालिटीज़ जो रहती है बड़ी कास्ट वालों से मतलब बेसिकली देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा ही पिछड़े रहते हैं, इनके साथ मतलब कह सकते हैं इक्वालिटी नहीं रह पाती है, ठीक है। तो मतलब ये सारी प्रॉब्लम वो फेस करते हैं समाज के अंदर। उसके बाद देखो अब इतनी सारी चीज़ें हमने देखी, मतलब यहाँ तक आपने समझ गया होगा। समाज के अंदर देखोगे तो जो छोटी कास्ट के लोग होते हैं और जो बड़ी कास्ट के लोग होते हैं उनमें इक्वालिटी हमें नहीं दिखती। छोटी कास्ट वाले बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं तो बड़ी कास्ट वाले बहुत अमीर रहते हैं। छोटी कास्ट वालों को सम्मान नहीं मिलता, उतना इज्जत नहीं मिलती, और बड़ी कास्ट वालों को बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है। तो काफ़ी सारी इनइक्वालिटी दिखती है, सोशल एक्सक्लूजन दिखता है कि छोटी कास्ट वालों को समाज से निकाल दिया जाता है, मंदिर स्कूल से निकाल दिया जाता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ऐसा क्या किया जाए कि मतलब ये सारे प्रॉब्लम्स को हम मतलब ठीक कर सकते हैं? इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो देखो मैंने ऑलरेडी बता दिया था स्टार्टिंग में ही कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं, काफ़ी सारे नियम कानून बनाए हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफ़ी सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनकी मदद से हम इनके हक को बचाते हैं, ठीक है। जैसे आर्टिकल 17 है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। मतलब क्या कहता है वो कि अगर कोई आदमी है जो छुआछूत के लिए बोलता है कि तू छोटी जात का आदमी है, तू मेरे को छूना मत, तो ऐसा जो आदमी रहते हैं उनको बेसिकली जेल हो जाएगी, उनको मतलब पनिशमेंट भी मिलेगी और ऊपर से फाइन भी भरना पड़ेगा, वो अलग बात है। मतलब पैसा भी भरेंगे, उसके बाद उनको सज़ा भी होगी जेल के अंदर, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर काफ़ी सारे हमने आर्टिकल्स बना दिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो ये जो गरीब लोग हैं या फिर कह सकते हैं जो छोटी कास्ट के लोग हैं इनकी मदद करती है समाज के अंदर ऊपर आने में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या चीज़ें चाहती है, ठीक है। मैं यहाँ पर सारी चीज़ें वापस से रिपीट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझा दिया गया है, ठीक है, बता दिया हूँ कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखो अब हमारा जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर एक बेसिकली प्रिंसिपल होता है जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली ये होता क्या, तो देखो इसका मतलब होता है ये एक तरह का गाइडलाइन रहता है कि मतलब गवर्नमेंट को किस तरीके से काम करना है सोसाइटी के अंदर, किस तरीके की पॉलिसी बनानी है, मतलब किस तरह से काम करना है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। मान लो गवर्नमेंट जो है वो कई नई वैकेंसी चालू कर रहा है, ठीक है, नई कोई पॉलिसी आ गया कि अब लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो वो किस हिसाब से होना चाहिए तो उसके बारे में गाइडलाइंस रहते हैं। तो बेसिकली उसमें रहता क्या, देखो अगर मान लो कोई नई जॉब वाली वैकेंसी आ गई, ठीक है, जैसे रेलवे में आ गया, अब रेलवे की जॉब है तो वहाँ पर ऐसा आपको रखना है, देखो गवर्नमेंट, क्योंकि वो गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। तो उन्हें करना क्या है, देखो कि जितने भी गवर्नमेंट के जॉब से या फिर कोई भी जॉब है तो वहाँ पर हमें इक्वालिटी रखनी है, यानी भेदभाव नहीं करना है कि कोई छोटी कास्ट का आदमी रहेगा तो उसका मुंह देख के ही हम भगा दें उसको, तो ऐसा नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। बट अगर ये देखते हो किसी भेदभाव ना करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया, मतलब अभी पीछे बताया था आपको कि देखो जो इतने भी छोटी कास्ट के लोग होते हैं बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। अब उनके पास इतने पैसे नहीं रहते कि वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा पाए, या फिर कोई अच्छी, अब जैसे मान लो कोई आदमी है जिसके पास उतने पैसे नहीं है, ठीक है, तो किसी
मान लो सरकारी स्कूल में पढ़ा देता है, ठीक है, जहाँ पे फ्री एजुकेशन है, अब वहाँ पे पढ़ा दिया मान लो, फिर भी उसके पास इतने पैसे नहीं है कि बच्चे को किसी ट्यूशन में, अच्छी खासी ट्यूशन कोचिंग में लगा दूँ जहाँ पर और अच्छे से पढ़कर किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर पाए। तो ऐसे टाइम पर वो जो बच्चा रहता है उसे खुद से ही सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हो सकता है उसके कम परसेंटेज भी आए, उतनी मेहनत वो ना कर पाए। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि उसकी कम मेहनत की वजह से उसकी जो पूरी सोसाइटी रहेगी वो अभी भी नीचे की नीचे ही रह जाएगी, और जितने भी दलित लोग हैं या फिर कह सकते हैं छोटी कास्ट के जो लोग हैं वो ऊपर ग्रो नहीं हो पाएंगे, और वो हमेशा समाज के अंदर नीचे ही दबे रहेंगे। जैसे मान लो 2 बच्चे हैं, ठीक है, अब 2 बच्चे, एक बच्चा है जो मतलब पढ़ाई में उतना तेज नहीं है और एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में तेज है। तो घर वाले जो होते हैं वो बड़े बच्चे को तो मान लो ठीक ही ठाक है, हाँ भाई अच्छा बात है, तू पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ तू, ठीक है, तेरे को हम रोक नहीं रहे। बट जो छोटा बच्चा रहता है उसकी हम थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करने लग जाते हैं। मतलब क्या कि मान लो वो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो उसको एक बड़े अच्छा ट्यूशन में डलवा देते हैं कि भैया इसको थोड़ा सर पढ़ा दो, ये पढ़ नहीं पाता है, वहाँ पे नहीं पढ़ पाता है तो उसको एक्स्ट्रा कोचिंग में लगवा देते हैं, ताकि मतलब वो पढ़े और वो भी आगे बढ़ पाए अपने भाई की तरह, ठीक है, बड़े भाई की तरह वो भी आगे बढ़ जाए। तो ऐसे ही किया जाता है, गवर्नमेंट भी यही चाहता है कि देखो जो बड़ी कास्ट वाले हैं वो तो पहले ही आगे बढ़ रहे हैं तो उनको बढ़ने दिया जाए, उनका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो छोटी कास्ट वाले हैं जो नहीं बढ़ पा रहे या फिर बहुत ज़्यादा भी पिछड़े हैं तो उनको हम रिजर्वेशन देकर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। रिजर्वेशन की मतलब अगर मान लो कोई आदमी है जो 50% लाता है, ठीक है, और दूसरा आदमी है जो 70% लाता है, तो पहले क्या होगा कि अगर मान लो वो छोटी कास्ट का आदमी है जो 50% लाया है तो गवर्नमेंट पहले उस छोटी कास्ट वाले को लेगी कि भाई तू आजा, तेरे को हम लोग रिजर्वेशन पहले रखे थे। तो अगर मान लो कोई सरकारी कॉलेज है तो वहाँ पे पहले उसका एडमिशन होगा, फिर जो जनरल वाले हैं जिनका 70% आया उनका अगर सीट बच जाती है तब जाकर उनका एडमिशन होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, तो बेसिकली इसलिए होता है कि ताकि हम जो ये छोटी कास्ट के जो लोग का बेसिकली जो उनकी पूरी सोसाइटी है दलित लोग की या फिर ST या फिर SC की जो छोटी कास्ट के लोग हैं उनकी पूरी सोसाइटी को, पूरी कॉलोनी जो है उनकी, उनको हम ग्रो कर सके, कि वहाँ से भी काफ़ी सारे लोग निकले जो आगे चल के कुछ बड़ा कर सके, पढ़े लिखे लोग निकले और वो भी कुछ आगे करे, फिर वो भी अपना मतलब थोड़े बहुत अमीर हो सके और वो भी अपने ज़िंदगी के अंदर अपने सोसाइटी को ग्रो कर पाए। इस तरह से मतलब जो गवर्नमेंट होता है मतलब बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से ये चाहता है कि मतलब जो छोटी कास्ट के जो लोग हैं जो बैकवर्ड में है, चाहे वो ST के हो या फिर SC के हो, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी होते हैं तो वो भी बैकवर्ड में ही रहते हैं, आदिवासी लोग या फिर शेड्यूल्ड कास्ट जो दलित लोग हैं या फिर अदर बैकवर्ड कास्ट जो होते हैं OBC वाले, उन सबको रिजर्वेशन सीट देकर उन सबको समाज के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर लाने के लिए मतलब रिजर्वेशन दी जाती है, ठीक है। ये मतलब खाली इक्वालिटी मायने नहीं रखती है, क्योंकि इक्वालिटी अगर करेंगे तो जो नीचे है वो कभी इक्वल हो ही नहीं पाएंगे समाज के बाकी लोगों से। इसलिए वो जो पिछड़े जो लोग हैं जो अभी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड, तो उनको थोड़ा पुश करने के लिए हम उनको ज़्यादा एक तरह से बोल सकते हैं प्रेफरेंस देते थे कि उनको थोड़ा ज़्यादा हम रिजर्वेशन देकर उनको थोड़ा ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे आर्टिकल्स है जो टाइम टाइम पर कह सकते हो उन्हें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ी है, यानी चेंज थोड़ा बहुत करने की ज़रूरत पड़ी थी। जैसे कि देखो 90s की बात एक बार हुआ था कि देखो हमारा जो आर्टिकल 21 है वो क्या कहता है कि आपके पास राइट है, मतलब फ्रीडम है काफ़ी सारी चीज़ों करने का, जैसे अपनी ज़िंदगी को जीने का हक है आपके पास, आप किधर घूमना चाहते हो तो उसका हक है, आपको किधर जाना है, माइग्रेट करना है, किधर रहना है, किधर बसना है, तो इस सारी चीज़ों का बेसिकली राइट देता है आपको। मतलब बेसिकली आप कह सकते हो कि जीने का जितने भी तरीके का हक है, पढ़ने लिखने का, हेल्थ का, ये सारे हक आपको मिलते हैं आर्टिकल 21 के हिसाब से, ठीक है। बट कंडीशन यहाँ पर रहती है बेसिकली, अब जैसे मान लो कोई क्रिमिनल है, ठीक है, अब उसने किसी का मर्डर कर दिया तो उस आदमी को जेल में डाल दिया जाता है, तो एक तरह से देखोगे तो उसकी आज़ादी को छीन ली जाती है, तो ये तो उसका हक छीन लिया जाता है ना, तो ये तो आर्टिकल को तोड़ा जा रहा है। तो बेसिकली देखो हमारा ये जो आर्टिकल 21 है उसके अंदर भी कुछ बेसिकली कंडीशंस है जिसको फॉलो करते हुए आपको ये फ्रीडम्स मिलते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई कानून के मतलब बेसिकली लॉ के हिसाब से अगर आपसे ये हक छीने जा रहे हैं, कि अगर मान लो कोई लॉ है और उसके हिसाब के मतलब उस लॉ के वजह से आपका जो हक है, फ्रीडम है या फिर कोई भी राइट्स है वो छीने जा रहे हैं, तो उसे लीगल माना जाता है, ठीक है। बट एक बार क्या हुआ था, 90s का ही बात है, देखो कि एक औरत थी, बेसिकली एक लेडी थी जिनका बेसिकली जो पासपोर्ट है वो गवर्नमेंट ने सीज कर लिया था, मतलब छीन लिया था उनसे, ठीक है। और पूछने पर गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ले रहे, कि मतलब पब्लिक वेलफेयर के लिए ले रहे, ठीक है, हमको ज़रूरत है उसकी, तो ले लिया। अब ना ही कोई मतलब ऐसा कि कोई बहुत बड़ा मैंने क्राइम किया है इसलिए मेरा लिया गया है, मतलब ऐसे फालतू में ही ले लिया गया था उनसे उसका मतलब जो पासपोर्ट था।
अब वो जो लेडी थी उन्होंने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसके ऊपर केस कर दी गवर्नमेंट के ऊपर कि इन लोग मेरा फालतू में ही मेरा जो पासपोर्ट है वो छीन ले रहे। तो ऐसे टाइम पर क्या हुआ कि देखोगे तो आर्टिकल 21 क्या कहता है कि आपके पास घूमने फिरने का भी हक है, यानी घूम फिर सकते हो, आप चाहो तो विदेश भी जा सकते हो। तो एक तरह से देखोगे तो यहाँ पर आपको देश के अंदर ही बंद कर दिया जा रहा है, तो आपसे वो मतलब पासपोर्ट छीन कर, तो ये आपका राइट्स छीना जा रहा है, फ्रीडम छीनी जा रही है। तो उसी ऊपर केस हुआ। तब सुप्रीम कोर्ट से ने बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट था जब उसने गवर्नमेंट से पूछा कि बताओ आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों इनका मतलब पासपोर्ट छीनो, तो उन लोग बोल दिए बेसिकली कि देखो लॉ में लिखा था कि गवर्नमेंट जो है वो किसी का भी पासपोर्ट ले सकती है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, इसलिए हमने ले लिया, हमारा मन कर रहा था इसलिए हमने ले लिया। तो ऐसे टाइम पर क्या हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट को लगा ये क्या बात होती है, मतलब बिना कोई सेंस के ऐसे ही कोई भी मजे मारने के लिए ले लेगा तो थोड़ी चलेगा, लॉ है तो मतलब कुछ भी काम कर लेंगे। तो इसलिए फिर क्या हुआ कि जो हमारा आर्टिकल 21 था उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए बेसिकली, कि मतलब ये जो बेसिकली लॉ है वो सेंसलेस नहीं होने चाहिए, ऐसे फालतू में भी कोई भी लॉ को फॉलो करते हुए किसी के भी हम राइट्स नहीं छीन सकते। अगर आदमी कुछ करता है उसके हिसाब से फिर वो लॉ होगा, तब उसके जो हक होंगे वो छीने जाएंगे, ठीक है। तो मतलब फिर बाद में चेंजेस लाए गए थे, अमेंडमेंट्स किए गए। देखिए अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज करना आर्टिकल्स, या फिर किसी भी चीज़ में जब चेंज हम कर देते हैं तो उसे हम अमेंडमेंट बोलते हैं, अपडेट ला देना जिसको बोलते हैं ना, अपडेट कर देते हैं उसको अमेंडमेंट बोला जाता है। तो वही जो आर्टिकल 21 था फिर उसके अंदर चेंजेस ला दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट को ये दिखा अरे बाप रे ये क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। तो ऐसे ही काफ़ी सारे आर्टिकल्स रहते हैं उनको टाइम टाइम पर चेंज किया जाता है, जैसे रिजर्वेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं उन्हें चेंज किया जाता है टाइम टू। अब देखो हमारा जो गवर्नमेंट है बेसिकली वो ऐसे ही जो बेसिकली जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रिलेटेड जितने भी पॉलिसीज़ रहती हैं, मतलब कि मतलब जो लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी सारी पॉलिसीज़ बनाते रहते हैं ताकि जो छोटी कास्ट वाले हैं वो आगे बढ़ सके, ठीक है। उनकी मदद करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों करके इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए, ठीक है। जैसे कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन की वो भेदभाव नहीं करते। अगर मान लो दो आदमी है किसी स्कूल के अंदर, मान लो दो बच्चे, ठीक है। अब दो बच्चे हैं उसमें एक बच्चा है मान लो जो दलित है, छोटी कास्ट का है, और एक है जो जनरल का है, ठीक है, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है। अब ऐसे टाइम पर टीचर जो है वो दोनों में कोई सी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा, किसी वो ब्राह्मण को पढ़ा रहा है या फिर जो क्षत्रिय उसी को पढ़ा रहा है और जो दलित है उसको नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। ऐसा भेदभाव अब नहीं होगा। गवर्नमेंट की इस तरह से पॉलिसी बनाई है काफ़ी सारी कि अगर ऐसा कोई करते हुए दिख गया तो पकड़ो जेल में, पीटो उसको, जो भी मतलब टीचर या फिर कोई भी ऐसा करते हुए दिख गया कि वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। तो पहली चीज़ ये करता है गवर्नमेंट, ताकि मतलब जो शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब्स जो है ST SC वाले या फिर OBC वाले उनको सम्मान मिल सके समाज के अंदर। उसके बाद करता है अफर्मेटिव एक्शंस, यानी जैसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करता है कि रिजर्वेशन दे देता है कि छोटी कास्ट वालों को ज़्यादा मतलब वो सकता है। एक तरह से देखोगे तो भेदभाव ही कर रहे हैं ना, कि जो बड़ी जात वाले उनको नहीं दे रहे रिजर्वेशन, सिर्फ छोटी जात वाले को दे रहे हो, तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है एक तरीके से छोटी जात वालों के लिए, ठीक है, कि मतलब उनको बढ़ावा मिलने के लिए। तो अफर्मेटिव एक्शंस किए जाते हैं ताकि वो मतलब अपने आप को ग्रो कर सके, ग्रोथ उनकी हो सके। जैसे एक जॉब में रहता है, जॉब के अंदर भी रिजर्वेशन होती है, या फिर जो सरकारी कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर भी उनके लिए रिजर्वेशन रहती है कि मतलब वो कम मेहनत करके भी उनका जो है सिलेक्शन हो जाएगा किसी जॉब में, या फिर किसी भी सरकारी कॉलेज या फिर कहीं भी एडमिशन करवाना रहेगा तो उधर हो जाता है। उसके बाद होता है प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन, यानी कि देखो गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा छोटी कास्ट जो ST SC वाले होते हैं उनकी प्रोटेक्शन और उनकी प्रमोशन करने में भी उनकी मदद करता है। जैसे मान लो अगर कोई छोटी कास्ट का आदमी है, अगर वो मान लो कोई छोटी कास्ट का आदमी है, ठीक है। अब ऐसे टाइम पर अगर वो जाकर पुलिस को कंप्लेन कर देता है कि ये जो आदमी था इसने मेरे को जात पात के लिए मेरे को मतलब गाली दिया, या फिर मेरे को मारा, या फिर उसने मुझे बोला कि छुआछूत का दिखा रहा था मेरे को कि मैंने पढ़ने आया था स्कूल के अंदर, मेरे को ये भगा दिया, बोलता है तू छोटी जात का निकल इधर से। तो ऐसे टाइम पर वो जो भी आदमी बोला रहेगा उसको मतलब जेल में डाल दिया जाएगा। तो एक तरह से देखोगे जो SC या फिर ST वाले जो है उनके हक को हम प्रोटेक्ट करें, गवर्नमेंट एक तरह से प्रोटेक्शन उनकी करिए, बचाव करिए कि समाज में उनको कोई परेशान ना करे। तो उनकी प्रोटेक्शन भी करते हैं, उनकी प्रमोशन भी की जाती है। मतलब बेसिकली काफ़ी सारे मतलब रहता है ना, जैसे आप सुनते होंगे कहीं कहीं पे कि गरीबों को फ्री में घर मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब हर एक गरीब के पास अब खुद का घर होगा। ऐसे पहले के टाइम पे हो रहा था, काफ़ी 5-6 साल पहले होता था, अब उतना सुनाई नहीं देता। तो पहले के टाइम पे रहता था कि मतलब जो फ्री में हाउसेस दी जाते थे, गवर्नमेंट मतलब फ्री में घर देते थे हर एक को जो गरीब होते थे, और गरीबों में ज़्यादातर क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट आते थे तो इसलिए उनकी भी मदद हो जाती थी। तो मतलब ऐसे प्रमोशंस मतलब ताकि वो ग्रो हो सके, उनकी भी कुछ ग्रोथ हो, और उनकी प्रोटेक्शन भी करता है गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज लाकर, ठीक है। जैसे कि देखो 2002 में एक स्कीम लाई गई थी बेसिकली, कि उसके अंदर क्या था कि मतलब फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की। मतलब क्या कि देखो अब जैसा महाराष्ट्र के अंदर ही है कि अगर मान लो आपके पास उतने पैसे नहीं है, ठीक है, अगर मान लो आपके पास पैसे नहीं है, बहुत ज़्यादा आप गरीब हो, तो आपका जो बच्चा है आप ये बोल कर नहीं उसे छोड़ सकते, एजुकेशन नहीं दे सकते कि आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट ने अपनी सरकारी स्कूल
खोलिए, वहाँ पर आप अपने बच्चे को फ्री में पढ़ा सकते हो, 1 भी रुपया आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात अलग है कि वहाँ के स्कूल के टीचर अगर आपसे एक्स्ट्रा पैसा घूस ले रहे तो वो बात अलग हो जाती है, बट नॉर्मली नहीं लिया जाता है, ठीक है। स्कूल में कोई घूस उतना नहीं दिखता है, ये अस्पताल दिखता है, सरकारी अस्पतालों में दिखता है कि थोड़ा बहुत घूस खाते हैं उन लोग, बट स्कूल्स में नहीं दिखता। तो मतलब स्कूल्स जो है फ्री एजुकेशन वहाँ पर मिलेगी, हर एक बच्चे को अब स्कूल जाना ही होगा, चाहे अगर मान लो कोई बच्चा 5 से 6 साल का है तो स्कूल जाइए, अगर नहीं जाता है तो फिर पेरेंट्स की गलती है, क्योंकि फ्री में भी पढ़ा रहे तब भी आप नहीं भेज रहे हो अपने बच्चों को, तो उसमें आपकी गलती है, ठीक है। तो मतलब फ्री एंड कंपलसरी स्कूल्स का मतलब स्कीम्स लाया गया था। वैसे ही 1992 के अंदर भी एक स्कीम आई थी, मिड डे मील स्कीम। बेसिकली इसका मतलब क्या है, जैसे आप देखे होंगे ना, सरकारी स्कूल में फ्री में खाना भी देते हैं, दोपहर का खाना मिलता है सरकारी स्कूल के अंदर, ठीक है। आंगनवाड़ी में कैसे बच्चे लोग को देते हैं खाने के लिए, तो बेसिकली वही है मिड डे मील स्कीम। इसके अंदर होता है क्या कि मतलब जितने भी गरीब बच्चे होते हैं, क्योंकि देखो सरकारी स्कूल में कौन पढ़ने आता है, जिनके पास पैसे नहीं है, जो गरीब होते हैं, ठीक है। तो गरीब लोग क्योंकि उसके अंदर आते हैं, और गरीब लोग रहे तो बेसिकली सरकार को ये लगता है कि देखो गरीब बहुत ज़्यादा लोग हैं हमारे देश के अंदर। अब हो सकता है काफ़ी सारे ऐसे गरीब हो जो अपने बच्चे को 2 टाइम का खाना ढंग से ना खिला पाते हो, इसलिए गवर्नमेंट क्या चाहता है कि मतलब ऐसे बच्चों को हम 1 टाइम का कम से कम खाना दे दे, ताकि घर वाले अगर 1 टाइम का भी दे खाना, मतलब मान लो सुबह का खाना दे दिया बच्चे को, हमने दोपहर का खाना दे दिया, तो ऐसे टाइम पर बच्चा मतलब खा पाएगा ढंग से खाना भी। तो ये मिड डे मील स्कीम आई थी, मतलब हर स्कूल में फ्री में खाना दिया जाता है, दोपहर का खाना मिलता है ना स्कूल में, सरकारी स्कूल में, तो वही स्कीम लाई गई थी। तो ऐसे ही गवर्नमेंट जो होती है काफ़ी सारे ऐसे स्कीम्स लाती रहती है, ताकि जो बच्चे होते वो अपनी पढ़ाई कर सके, और मतलब गरीबी की वजह से ऐसा ना कि वो मतलब पिछड़े ही रह जाए, ठीक है। तो मतलब ऐसे स्कीम्स लाती रहती है गवर्नमेंट, पॉलिसीज लाती रहती है, ठीक है। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें यहाँ पर आगे भी दी गई है। तो और चीज़ें तो फालतू चीज़ें तो उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में आप लिखने वाले हैं भी नहीं वैसे भी, तो वो लिख के ज़रूरत नहीं है। आपको बस यहाँ तक का कंटेंट लिख देना और 1-2 एग्जाम्पल्स लिख देने पेपर के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो, अब यहाँ तक आपको ये समझ आ गया कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ही काफ़ी सारे मेजर्स करते, काफ़ी सारे स्कीम्स लाते, ताकि गरीब जो है या फिर छोटे कास्ट के जो लोग हैं वो आगे बढ़ने के लिए, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट काफ़ी सारे फ्री एजुकेशन के ये सारे स्कीम्स ला देता है, ताकि वो जो छोटे जो पिछड़े लोग हैं, जो छोटी कास्ट के लोग हैं, SC ST वाले जो है, OBC वाले, वो भी पढ़ाई लिखाई कर सके और वो भी समाज में आगे बढ़ सके, ठीक है। तो उनकी इस तरह से मदद की जाती है, और इसकी वजह से हमारे देश के अंदर अब धीरे धीरे ये जो बेसिकली जात पात का जो है वो धीरे धीरे अब कम होते हुए दिख रहा है। क्योंकि देखो अब इंडिया के अंदर अगर देखते हो तो अब ज़्यादातर लोगों को जात पात से ज़्यादा उतना फ़र्क नहीं रहता, ठीक। मतलब जो गांव एरिया रहता है वहीं पे आपको ज़्यादा दिखेगा, शहर एरिया में उतना नहीं दिखता है, ठीक है, कि मतलब जात पात के लिए लोग लड़ाई मार काट कर रहे हैं, ओके। उसके बाद देखो, अब यहाँ तक तो आपको ये समझ आ गया होगा कि बेसिकली कास्ट सिस्टम के वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, कास्ट सिस्टम को ये जो प्रॉब्लम्स है उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये समझो, देखो हमारे देश के अंदर देखोगे तो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या हो गया, देखो अगर आप ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट का मतलब जानना चाहते हो, देखो अब जैसे हम लोग सुनते हैं ना, इंडिया पाकिस्तान में हमेशा जंग चलती रहती है, कोई बोल दे मैं इंडिया का हूँ, कोई पाकिस्तान का, तो लोग लड़ने लग जाते हैं कि तू इंडिया का पाकिस्तान का है, ठीक है। तो ये मान लो अब एक बेसिकली क्या हो गया कि हम इंडिया वाले हैं, हम ग्रुप मतलब, और हम पाकिस्तान वाले, ठीक है। तो एक तरह से इंडिया का ग्रुप बन गया, ठीक है। अब इंडिया का ये जो ग्रुप है इसके अंदर भी लोग मारकाट करते रहते हैं, जैसे कि हम इंडिया में तो रहते हैं बट मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, हिंदू मुस्लिम में मारपीट करते रहते हैं, मैं छोटी कास्ट वाला हूँ तो बड़ी कास्ट वाला है, मतलब अपने ही ग्रुप के अंदर भी और मारपीट लोग करने लग जाते हैं। तो इसको बोलते हैं इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। और ये इंडिया के अंदर क्योंकि बहुत आसान से दिखता है आपको, ठीक है। तो मतलब अभी उतना नहीं दिखता, पहले ज़्यादा दिखता था, क्योंकि पहले लोग ज़्यादा अनपढ़ गंवार रहते थे, इसकी वजह से लोग ज़्यादा मारकाट में ही मतलब मारपीट में ही लगे रहते थे कि कुछ नहीं मिल रहा है चलो मारपीट करने के लिए। तो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा दिखता है इंडिया के अंदर। तो कौन से तरीके के दिखते हैं, तो जैसे कि देखो रीजनल मतलब धर्म के ऊपर दिखता है, लोग हिंदू मुस्लिम के ऊपर मारकाट करते हैं। उसके बाद इसके ऊपर भी दिखता है, जात पात के ऊपर, कास्ट के ऊपर भी दिखता है। उसके बाद देखो होता है जैसे कि लैंग्वेज के ऊपर भी लोग मारपीट कर देते हैं कि मैं मराठी बोलता हूँ, तू बिहारी बोलता है, यूपी का तो यूपी बोलते मतलब यूपी का लैंग्वेज बोलता है। उसके बाद लोग रीजन के ऊपर भी कर देते हैं, मतलब जगह के ऊपर भी, कि मैं बिहार का हूँ, मैं यूपी का हूँ, यूपी बिहार वाले महाराष्ट्र वाले से लड़ाई कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें सुनते रहते होंगे आप। तो मतलब इस तरह से लोग इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट करने लग जाते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली अलग अलग टाइप्स होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के भी इंडिया के अंदर। तो देखो सबसे पहला जो होता है वो होता है कम्युनलिज्म, ठीक है। अब कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली वो धर्म के ऊपर वाला ही है, कि मतलब क्या लोग धर्म के ऊपर भी मारपीट कर देते हैं, कि मतलब मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ,
उसके लिए भी लोग मारपीट कर देते हैं, मैं सिख हूँ, सिखाई हूँ, मतलब उसके लिए भी लोग मारपीट करते हैं ना, तो उसी को कम्युनलिज्म बोलते हैं। कि मतलब क्या मैं धर्म को मानता हूँ कि मैं मुस्लिम, मतलब मान लो कोई हिंदू है, बोलता है मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, कोई बोलता है मैं मुस्लिम धर्म को मानता हूँ, उसके लिए लोग मारपीट कर देते हैं कि मैं तेरे धर्म को नहीं मानता, मैं सिर्फ अपने धर्म को मानता हूँ, इसलिए मैं तेरे को मारूंगा, तो लोग इसलिए मारपीट करने शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 डेफिनेशंस दी गई है, इसमें से आपको मिनिमम एक याद रख लेनी है। तो देखो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, प्रभा डिक्सिट की। ठीक है, बेसिकली इनकी डेफिनेशन क्या कहती है कि देखो कम्युनलिज्म इज अ पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन विच मेक यूज ऑफ रिलीजियस एंड कल्चर डिफरेंसेस टू अचीव पॉलिटिकल एंड्स। ये देखो बेसिकली इसको आप एग्जांपल लेकर आपको समझा देता हूँ। जैसे कि देखो हमारा जब देश आज़ाद हो रहा था, ठीक है, तो ऐसे टाइम पर देखो आपको पता है पाकिस्तान जो है वो इंडिया से टूट गया था। तो क्यों टूटा था, तो वो धर्म के ऊपर ही टूटा था। कि देखो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उन लोग जैसे अब जिन्ना था, तो वो क्या करवाता था, मतलब पाकिस्तान, मतलब कि मुस्लिम, हमको देश अलग चाहिए, तो उसके लिए लोग क्या करते थे, दंगे फसाद करने लग जाते थे। कि मुस्लिम लोग जो रहते थे वो हिंदू लोग को मारने लग जाते थे, पीटने, मतलब मारपीट चालू हो जाती थी उन दोनों के बीच में। फिर हिंदू वाले भी मारपीट चालू कर देते थे। तो मतलब देखोगे तो जो बेसिकली जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो मेन हेड होते हैं, वो इस कल्चरल को इस्तेमाल करते हैं, मतलब क्या धर्म को इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो भी उनका पॉलिटिकल एंड है, जैसे कि अब जिन्ना को पाकिस्तान चाहिए था, हमको अलग ही देश चाहिए, तो उनको वो मिल सके, तो उसके लिए उस कल्चर जो डिफरेंसेस है हिंदू मुस्लिम का, इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो हम चाहते हैं वो मिल सके हमें, जो भी हमारे पॉलिटिकल एंड्स है। कि जैसे पाकिस्तान हमें चाहिए था तो वो मिल गया ना, फिर बाद में ऐसे झगड़ा झगड़ी करने के बाद, तो बेसिकली उसको हम कम्युनलिज्म बोलते हैं। कि मतलब वो वायलेंस करवाई जाती है जो एक दो अलग अलग ग्रुप से और उनके बीच में करवाई जाती है। जैसे कि वो हिंदू है, कोई मुस्लिम है, तो उन दोनों के बीच में जब वायलेंस होती है तो उन्हें कम्युनलिज्म बोलते हैं। जिनके विचार मैच नहीं करते, कि हाँ भाई मैं इसको मानता हूँ, तू उसको मानता है, तू गलत चीज़ को मानता है, हम लोग सही चीज़ को मानते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी डेफिनेशन है कॉलिन इंग्लिश डिक्शनरी की। आप चाहे तो इसको भी याद रख सकते हो, दोनों में से जो भी आपको आसान पड़ेगा वो याद रख लेना। इसकी डेफिनेशन क्या है कि कम्युनलिज्म रिफर्स टू लॉयल्टी टू द इंटरेस्ट ऑफ वंस ओन एथनिक ग्रुप rather than टू सोसाइटी एज अ होल। यानी क्या, देखो कम्युनलिज्म का मतलब होता है कि बेसिकली हम लोग बेसिकली, मतलब मान लो कोई आदमी है जो सिर्फ अपने ही धर्म को मानता है, जैसे मान लो कोई मुस्लिम है या फिर कोई हिंदू है, कोई भी मान सकते हो आप लोग, तो वो जो आदमी है सिर्फ वो अपने ही धर्म को मानता है और बाकी का जो धर्म है, या फिर एज अ कंट्री नहीं मानता कि भाई मैं हिंदुस्तानी हूँ। ठीक है, ये नहीं मानता कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं इंडियन हूँ, ये मानता है कि मैं बस मुस्लिम हूँ या फिर मैं सिर्फ हिंदू हूँ। ठीक है, मतलब उनके फीलिंग में यही रहता है कि हम लोग हिंदू लोग हैं, हम लोग ये नहीं सोचते मतलब कि बेसिकली हम लोग इंडियन हैं। ठीक है, तो एज अ होल लोग नहीं मानते हैं, सिर्फ अपने आप को एज अ एक ग्रुप मानते हैं कि हाँ मैं ये वाला ग्रुप का आदमी हूँ, तो इसी को कम्युनलिज्म बोला जाए। अब देखो बेसिकली ये जो कम्युनलिज्म है ये बेसिकली इसको और डिटेल में आपको समझा देता हूँ। देखो क्या होता है कम्युनलिज्म। देखो पहले के टाइम पे क्या होता था, जब हमारा देश आज़ाद अभी नहीं हुआ था, बहुत पहले की बात है, 1902 या फिर 6 मेरे ख्याल से उस टाइम की बात है, मतलब पुरानी बात है। ठीक है, तो उस टाइम पर देखो हमारा जो देश था उसके अंदर 3 दल थे स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, जब 90s की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस टाइम पे 3 दल रहते थे, एक था गरम दल, एक था नरम दल और एक था बेसिकली मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग मतलब बेसिकली 3 ग्रुप्स बनाए गए थे, एक था गरम दल, एक था नरम दल और एक था मुस्लिम लीग। ठीक है, अब हुआ क्या, देखो मुस्लिम लीग जो था पहले नहीं था, पहले पूरा एक टोटल था जिसको कांग्रेस बोला जाता था, बट वो जो कांग्रेस का जो ग्रुप था वो टूट कर 3 हिस्सों में बट गया था। मतलब बेसिकली जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने ऐसा कर दिया था, तोड़ दिया था उन लोगों में, बट मतलब झगड़ा झगड़ी करके तोड़वा दिया था, अलग अलग करवा दिया था। पहले ग्रुप बनाया गया था एक टोटली कांग्रेस के, मतलब बेसिकली बनाए थे वैसे तो ब्रिटिश ही लोग थे, लेकिन बाद में उन लोगों ने क्या किया कि नहीं था उनका रूल, डिवाइड एंड रूल, तो इसलिए उन लोगों जितने भी मेंबर थे, क्योंकि उसके अंदर इंडियंस भी थे, तो जितने भी मुस्लिम थे और हिंदू लोग थे उन लोगों को बीच में मतलब झगड़ा झगड़ी चालू कर दिया। तो काफ़ी सारे लोग बट गए अपने आप को कि मैं मुस्लिम लीग का आदमी हूँ, मैं गरम दल का हूँ, मैं नरम दल का हूँ। ठीक है, अब हुआ क्या, टाइम के साथ जो नरम और गरम दल वाले थे उन लोग एक साथ हो गए, मतलब कि हम एक साथ ही मिल जाते हैं, तो उन लोगों एक साथ मिल गए। अभी गांधी जी नहीं आए थे, अभी गांधी जी विदेशी में पढ़ रहे थे, उस टाइम की बात है। तो उस टाइम बेसिकली अब क्योंकि देखो जितने भी मुस्लिम लीग वाले थे, तो बेसिकली देखो जो ब्रिटिश लोग वो क्या करते थे कि देखो ब्रिटिश वाले जो थे वो मुस्लिम के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करते थे, कि मतलब उनके लिए एक वोट अलग से वोट बैंक बना दिए थे कि मुस्लिम का लीडर कौन बनेगा उसके लिए मुस्लिम लोग वोट करेंगे, और ये वोट करने का हक जो रहेगा वो सिर्फ मुस्लिम लोग को ही रहेगा। वैसे जो ब्रिटिश लोग थे वो बाकी के धर्म के लिए भी कर रहे थे कि अलग अलग, कि आपके लिए सिर्फ आपका लीडर जो है वो आप ही लोग चुनोगे, बस हिंदू के लिए नहीं कर रहे थे। ठीक है, कि मतलब बेसिकली कि उस टाइम पर हिंदू की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, ठीक ठाक थी,
तो मतलब ऐसे अलग अलग धर्म के लिए कर रहे थे, हिंदू के लिए नहीं करते, जिसकी वजह से हिंदुओं को लग रहा था कि हमारा मतलब ये तो हमारे लिए कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब क्या है हमारा मतलब लगता है कि हम लोग ही इधर से साफ हो जाएंगे और मुस्लिम लोग ही धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और मुस्लिम लोग का ही कब्जा हो जाएगा पूरे भारत के ऊपर और हम लोग खत्म हो जाएंगे। तो फिर उन लोग मतलब अपना थोड़ा बहुत बढ़ाने लगे, पावर बढ़ाने लगे, जिसकी वजह से विद्रोह करने लगे धीरे धीरे। और वैसे ही मुस्लिम लोग को भी लगता था कि ये जो हिंदू लोग हैं मतलब बेसिकली ये चीज़ें सिखाता कौन था, तो ये ब्रिटिश लोग ही समझाते थे उन लोगों को कि मतलब ये जो हिंदू लोग हैं, इन लोग भी धीरे धीरे मतलब अपना ज़्यादा मतलब पावर बढ़ाने लगेंगे और फिर ये पूरा हिंदुस्तान पे कब्जा कर देंगे और हम मुस्लिम को पूरा मतलब भगा देंगे यहाँ से। तो बेसिकली दोनों के बीच में मतलब ये दिमाग में बैठने लग गया, जिसकी वजह से वो दोनों अपने ऊपर ही एक दूसरे के ऊपर ही मतलब मारकाट चालू कर दिए थे। तो बेसिकली देखोगे तो ये जो ग्रुप थे दोनों अलग अलग, हिंदू का और जो मुस्लिम का जो ग्रुप था, इन दोनों क्या चाहते थे कि हमारा बेसिकली मतलब जो पूरा कंट्री के अंदर हमारा राज चले, ये दूसरा ग्रुप का ना चले। तो सब अपने जो मेंबर्स है ग्रुप के, उनका ही इंटरेस्ट जो है मतलब उनके फ़ायदे की चीज़ें सोच रहे थे, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और मारपीट हो रही थी। ठीक है, तो मतलब ऐसे ही सारी चीज़ें होती गई कि मतलब स्टार्टिंग में देखोगे तो लोग खाली अभी झगड़ा कर रहे थे, बट जैसे ही जैसे आज़ादी का टाइम आते गया और लोग के अंदर और ज़्यादा गुस्सा भरते गया। और जैसे जैसे ये जो दो अलग अलग ग्रुप्स बढ़ चुके थे, क्योंकि देखो ब्रिटिश लोग जो थे वो हर एक धर्म के लिए अलग अलग ग्रुप ही बना दिए थे कि मुस्लिम लोग के लिए मुस्लिम लीग बना दिए थे, वैसे ही हिंदू लोग भी अपना फिर उन लोग सोचे कि हमारे लिए तो कोई ग्रुप बना ही नहीं रहा है, हम लोग खुद के लिए अपने लिए से ही एक ग्रुप बना देते, तो उन लोग भी अपना ग्रुप बना दिए, जिसकी वजह से मारकाट शुरू हो गई थी। और उस टाइम पे देखो तो लोग मारपीट डायरेक्टली नहीं करते थे, ठीक है, मतलब अभी सिर्फ सोच रहे थे, अभी दिमाग में खाली बैठते जा रहा था कीड़ा कि मतलब ये हमारे विद्रोह में है। बट जैसे जैसे टाइम बीतते गया लोगों के अंदर ये और होते गया, और जैसे जैसे कुछ लीडर्स भड़काऊ लीडर्स रहते हैं जो मतलब कि ये हमारे खिलाफ हो रहा है या हमारे जिहाद या फिर धर्म के खिलाफ हो रहा है, तो लोग और ज़्यादा भड़काऊ होते गए और फिर मारपीट चालू हो गई। और फिर जैसे जैसे टाइम आते गया 1947 आया और देश टूट गया। ठीक है, कि मतलब बेसिकली कि जिसको जिसको रहना है पाकिस्तान में, जो जो मुस्लिम एज अ मुस्लिम पाकिस्तान में रहना चाहता है तो जाकर पाकिस्तान में रह सकता है, और जिसको इंडिया में रहना है वो इंडिया में रह सकता है। तो बाद में पार्टीशन कर दिया गया। ठीक है, तो देखोगे ये जो पार्टीशन ये क्यों किया गया था, ये सारी झगड़ा इसलिए हुआ था कि लोग जो थे अलग अलग ग्रुप में बढ़ गए थे रीजन के मतलब रिलीजन के हिसाब से, धर्म के वजह से, और लोग एक दूसरे में मारपीट करने लगे, कॉन्फ्लिक्ट करने लगे। ठीक है, तो इसकी वजह से ये सारी कॉन्फ्लिक्ट हुए थे बेसिकली। तो बेसिकली अब इसका रीज़न क्या रहता है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं जो हिंदू मुस्लिम या फिर अलग अलग रिलीजन के ऊपर, धर्म के ऊपर जो मारपीट होती रहती है, खास करके हिंदू मुस्लिम में ही दिखते हैं, तो ये आखिर होते क्यों है, इसके कॉजेज़ क्या रहते हैं, क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो देखो सबसे पहला होता है ग्रोथ ऑफ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब क्या, ये देखो पहले के टाइम पे ही जैसे कि अब मुस्लिम लीग ही था पहले के टाइम पे, ठीक है, तो उस टाइम पर स्टार्टिंग में जब मुस्लिम लीग चल रहा था तो वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, बट टाइम के साथ उनकी पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ रही थी। ठीक है, जल्दी देखो क्यों बढ़ रही थी। पहली बात तो देखो मुस्लिम लोग में 3-4 लड़की मतलब 3-4 शादियाँ की जाती है। अब नॉर्मली देखोगे तो जो मुस्लिम लोग होते हैं उनकी घर में फैमिली ज़्यादा रहती है। ठीक है, मतलब ज़्यादा बच्चे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन जल्दी बढ़ रही थी। और हिंदू लोग में एक ही शादी रहती थी, तो एक तरह से देखोगे तो उनकी पॉपुलेशन धीरे बढ़ रही थी और मुस्लिम लोग की बहुत जल्दी बढ़ रही थी। तो जैसे जैसे ये जो कम्युनल ग्रुप होता है, मान लो अब जैसे मुस्लिम लोग का ही मुस्लिम लीग था, तो जैसे जैसे वो बढ़ते जा रहा है, उनकी ग्रुप पावरफुल होती जा रही है, तो वैसे वैसे जो उसमें से मान लो अब एक आदमी रहेगा, कोई पागल रहेगा, तो वो कुछ भड़काऊ बयान दे देगा, किसी को कुछ बोल देगा, हाँ ये हिंदू लोग ऐसे होते हैं या फिर मुस्लिम लोग ऐसे होते हैं, तो वहीं पे मतलब मारकाट चालू हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो ग्रोथ जो होता है कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन का वो होते जाता है, तो उसके वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। उसके बाद होता है पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी देखो अभी ये काफ़ी सारे ऐसे नेता होते हैं, जैसे आप नाम नहीं लूँगा, काफ़ी सारे ऐसे रहते हैं नेता लोग जो धर्म का इस्तेमाल करते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे टीवी न्यूज़ वाले भी होते हैं। जैसे मैंने अभी परसों ही न्यूज़ देखा था कि मतलब न्यूज़ वाले में ही डिबेट करवा रहे थे कि मतलब 2 लोग थे, एक मतलब मुस्लिम से था और एक हिंदू में था, कि मतलब बेसिकली डिबेट करवा रहे थे न्यूज़ वाले कि हाँ भाई मुस्लिम लोग ऐसा किए, हिंदू लोग ऐसा किए। न्यूज़ वाले ही ऐसा मान लो एक तरीके से जहर फैला रहे लोगों में हिंदू मुस्लिम का। क्योंकि देखो बेसिकली एक स्टैटिस्टिक्स से सर्वे से पता चला है कि देखो इंडिया के अंदर 91% जो हिंदू लोग हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम रहे ना रहे, उनको मतलब कोई टेंशन नहीं कि रहे, ठीक है चलो चलता है, क्या फ़र्क पड़ता है, हमको क्या लेना देना है। ठीक है, और वैसे ही मुस्लिम लोग में 89% जो मुस्लिम है उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको कोई टेंशन नहीं है, चाहे हमारे साथ मुस्लिम हिंदू रहते हैं, हमको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, सिर्फ जो बचे हुए जो मुस्लिम लोग में 11% और हिंदू लोग में 9% है, उनको ही बस कीड़ा है। ठीक है, और बेसिकली इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। काफ़ी सारे नेता रहते हैं जैसे मतलब बयान देते रहते हैं कि हम मुस्लिम लोगों के लिए ये करेंगे, हम हिंदुओं के लिए ये करेंगे, मतलब वोट कमाने के लिए कि मतलब हम लोग आपकी इतनी मदद करेंगे।
तो बेसिकली ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज रहती है जो और ज़्यादा ये भड़काऊ मतलब कर देती है, और ज़्यादा ये लड़ाई झगड़ा कर देती है, तो इसके वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है अब एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, देखो आपने पेनल कोड सुना होगा। पेनल क्या होता है, देखो पेनल कोड होता है कि मतलब बेसिकली पुलिस जो होती है अगर मान लो किसी को पकड़ लेती है तो उसको क्या सज़ा देती है, तो वो यूनिफॉर्म होता है। मतलब क्या कि देखो अगर मान लो कोई चोर है जो जैसे मान लो कोई केरला में कोई आदमी पकड़ाता है, ठीक है, अब केरला में कोई आदमी पकड़ाएगा तो क्रिमिनल सिविल कोड के हिसाब से बेसिकली अगर मान लो केरला में कोई आदमी है, ठीक है, उसने किसी का मर्डर कर दिया तो उसको मान लो फांसी की सज़ा मिलती है। और वही चीज़ अगर मान लो महाराष्ट्र में किसी ने मर्डर कर दिया किसी का तो उसको भी फांसी मिलती है। मतलब सबको देखो वो एक ही तरीके का पनिशमेंट मिल रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो आप अमेरिका के मतलब अमेरिका नहीं सॉरी अगर मान लो वहीं पे अगर मान लो तमिलनाडु में आप जाते हो, वहाँ पर कोई गाड़ी चला रहे हो, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके वो चालान कटता है और जितने रुपये का चालान कटता है उतना ही चालान अगर आप मान लो कश्मीर या फिर किसी भी और एरिया में जाते हो, पंजाब या फिर हरियाणा किधर भी जाकर अगर मान लो आप लाइसेंस नहीं और पुलिस वाला आपके ऊपर अगर मान लो पेनल्टी काटता है तो उतना ही पैसा आपको लगेगा। ठीक है, मतलब देखोगे तो पनिशमेंट उतनी ही है। ठीक है, बट यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली क्या होता है, इसका मतलब होता है कि देखो ये आर्टिकल 44 है कि बेसिकली ये अभी बेसिकली किया नहीं गया है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है कि देखो हमारे देश के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कॉमन होनी चाहिए, यानी कि हर एक आदमी जो है वो एक ही तरीके से रहना चाहिए। उसके जितने भी हक है या फिर रीति रिवाजें रहती है ना, कि जैसे अब शादी करने का जैसे अब मुस्लिम लोग में रहता था पहले के टाइम पे, अब नहीं है कि मतलब कि जो आदमी है वो 3-4 शादियाँ कर सकता था और 3 तलाक का भी रहता था, तलाक 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 खाम खत्म। ठीक है, मतलब तलाक हो जाता था सीधा। तो ये सारे बेसिकली पहले उनके में रहता था। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या चाहता है देखो कि ये जो मतलब अलग अलग रिलीजन है इनके अंदर ये जो डिफरेंसेस ये ना रहे और सब एक ही चीज़ को फॉलो करे, सबके पास मतलब एक ही तरीका हो। जैसे अब तलाक का ही है तो अगर मान लो मुस्लिम को अब तलाक चाहिए तो उसको भी कोर्ट में जाकर तलाक लेना होगा और मतलब कोर्ट में जाकर मतलब केस वेस करके तब तलाक मिलता है। वैसे हिंदू को भी अगर तलाक चाहिए तो वो भी केस करके तलाक मिलेगा, तो इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। ठीक है, बट इसको सक्सेसफुली अभी पूरी तरह से मतलब नहीं किया गया है क्योंकि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आती है। क्योंकि देखो हमारा आर्टिकल 25 देखो क्या कहता है, आर्टिकल 25 देखो जो है धारा 25 वो कहता है कि देखो कोई भी आदमी जो है उसका जो भी धार्मिक जितने भी रीति रिवाजें हैं, जैसे हम मुस्लिम लोग में रहता है उन लोग में जब शादी होती है तो उनमें 7 फेरे नहीं लिए जाते, उनके में क्या होता है कि कबूले 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 बोल दिए हो गया शादी। ठीक है, वैसे ही हिंदू लोग में रहता है उनमें 7 फेरे लिए जाते हैं, कबूले नहीं बोला जाता है। तो हर एक आदमी के रीति रिवाज अलग अलग रहते हैं, तो मतलब जो भी रिलीजन के हिसाब से। तो धारा 25 क्या कहता है देखो, आर्टिकल 25 वो कहता है कि देखो हर एक जो रिलीजन है उसके जितने भी पहले के लॉस नियम कानून जितने भी है वो सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो, आप अपने रिलीजन को फॉलो करने का आपके पास पूरी तरह से फ्रीडम है। ठीक है, बट उसके साथ में ही देखो हमारा आर्टिकल 13 जो है वो क्या कहता है, सुनो आर्टिकल 13 देखो कहता है कि पुराने जितने भी लॉ होंगे, पुराने लॉ में आपका धर्म का भी जितने भी मतलब नियम कानून है वो भी उसके अंदर आते हैं। तो पुराने जितने भी लॉ है जो किसी और को प्रॉब्लम लाते हैं, यानी मान लो कि आपका एक लॉ है, जैसे कि एक लॉ पहले का एक लॉ था 3 तलाक का मुस्लिम लोग में, तो ऐसे जो लॉ है नियम कानून है पुराने जो दूसरे किसी को प्रॉब्लम लाते हैं, यानी अब जैसे 3 तलाक है तो वो औरतों को प्रॉब्लम देती है। अगर मान लो कोई आदमी है 3 शादी किया, ठीक है, एक पत्नी को पसंद नहीं कर रहा है, ठीक है, झगड़ा झगड़ी और उसको बोला तलाक 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 निकल अब मेरे घर से, तो बताओ वो औरत का तो ज़िंदगी खराब हो गया ना। तो ऐसे जो नियम कानून है जो दूसरे को प्रॉब्लम में लाती है तो वो जो लॉ है से बेसिकली वो जो नियम कानून है अब उसे फॉलो नहीं किए जाएंगे। ठीक है, मतलब अब से आगे से जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद से। ठीक है, तो वैसे ही यही सोच के फिर 3 तलाक को निकाल दिया गया कि इसके वजह से तो औरतों को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, बेसिकली आर्टिकल 13 के हिसाब से। और आर्टिकल 25 क्या कहता है, तो आर्टिकल 25 कहता है कि आपके पास आपका धार्मिक जो भी चीज़ है उसको फॉलो करने का आपके पास राइट है, हक है। ओके, तो बेसिकली कहना क्या चाहता हूँ देखो, ये देखो हमारा जो बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो क्या कहता है कि देखो काफ़ी सारी चीज़ों पे हम सिमिलैरिटीज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब देखो जैसे डिवोर्स का ही है तो 3 तलाक में हम कुछ सिमिलैरिटीज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादा चीज़ों में हम सिमिलैरिटीज़ नहीं कर सकते। अब जैसे शादी करने का जो रीति रिवाज रहता है तो वो अलग अलग रहता है। जैसे मुस्लिम लोग में रहता है कि उन लोग 3-3 4-4 शादियाँ कर लेते हैं, तो वो मुस्लिम लोग में है बेसिकली, उनमें मतलब ये रहता है कि आप कर सकते हो, हिंदू लोग में नहीं रहता है। ठीक है,
तो काफ़ी सारे नियम कानून अलग रहते हैं, तो बेसिकली अब नहीं किया जाता है कि अभी उतना नहीं किया जाता है, क्यों काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मतलब लोग झगड़ा जोड़ी करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड्स को नहीं किया गया, जिसकी वजह से भी काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, झगड़ा जोड़ी हो जाता है कि कोई हिंदू बोल देता है तुम लोग तो 3-3 शादियाँ कर लेते हो, मतलब ऐसे झगड़ा जोड़ी करने में लोग मतलब बढ़ जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट होता है पेटी इश्यूज, नहीं सॉरी, नेक्स्ट होता है इन्फ्लेमेटरी स्पीच। इन्फ्लेमेटरी स्पीच मतलब क्या, नहीं रहता है क्या ऐसा कुछ भाषण दे देना जिसकी वजह से सामने वाले को मतलब नहीं रहता कि उसको कुछ जला देने के लिए, उसको मतलब गुस्सा दिला देने वाला भाषण दे देना, यार तुम लोग तो ऐसा ही होते हो, मैं तो जानता ही था तुम्हारा मतलब चरित्र ही ऐसा होता है, ऐसा भाषण दे देते ना, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी स्पीच, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऐसे नेता लोग होते हैं या फिर पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो ऐसा कुछ बोल देते, भड़काऊ बयान दे देते, जिसकी वजह से सामने वाली जो दूसरी अपोजिशन जो बेसिकली कम्युनल पार्टी जो होती है, ग्रुप जो होती है, उनको बुरा लग जाता है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। उसके बाद होता है लोकल प्रॉब्लम्स, यानी काफ़ी सारे ऐसे लोकल प्रॉब्लम्स रहते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, देखो मुस्लिम लोग के इधर पानी नहीं आ रहा है, मुस्लिम लोग के इधर बिजली नहीं आ रहा है, और तो हिंदू लोग के इधर आ रहा है, तो लोग उसके लिए भी मारकाट मतलब झगड़ा झोड़ी करने लग जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करने लग जाते हैं कि हमको न्याय चाहिए, आप लोग मुस्लिम लोग के साथ ऐसा नहीं कर रहे हो या फिर हिंदू लोग के साथ ऐसा नहीं कर रहे हो, मतलब ऐसे लोकल प्रॉब्लम्स के लिए भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। उसके बाद होता है पेटी इश्यूज, मतलब छोटे मोटे इश्यूज़ के लिए भी लोग मतलब झगड़ा जोड़ी कर देते हैं। मतलब क्या कि जैसे मान लो कोई मुस्लिम लड़का था, ठीक है, उसको कुछ लड़के थे मुस्लिम कॉलेज के लड़के थे, मान लो उसको कोई लड़का जो था वो पीट दिया, ठीक है, किसी चीज़ के लिए, छोटे मोटी चीज़ के लिए कि अरे तू मेरी बंदी को लेकर घूम रहा था, उसके लिए पीट दिया, ठीक है। अब पीट दिया तो वहाँ पर अब मान लो उसने अपने दोस्त लोग को बुला दिया, हम लोग को ये देखो मेरे मुस्लिम दोस्त को मारा। अब मुस्लिम दोस्त जैसे ही बोल दिया कि भाई मुस्लिम दोस्त को मारा है, तो और मुस्लिम लोग भी आ जाएंगे, मुस्लिम भाई लोग को ये लोग मार रहे हिंदू लोग, तो उधर मतलब मारपीट चालू हो जाती है। तो मतलब छोटे मोटे इश्यूज़ के लिए भी कि मान लो एक लड़का एक लड़की मतलब लड़की के चक्कर में मारपीट किए उन लोग, और इधर इतना बड़ा झमेला हो गया, ठीक है, छोटे मोटे इश्यूज़ के लिए। तो फिर इसके लिए क्या किया जा सकता है, तो बेसिकली जो छोटे मोटे इश्यूज़ रहते हैं इन्हें स्टार्टिंग में ही सॉल्व कर देना चाहिए, मतलब पुलिस लोग तुरंत आ जाने चाहिए जब ऐसे ही छोटी मोटी अभी काम हो रही है, उसके पहले ही कर देना चाहिए, नहीं तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा बाद में, जब ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, ज़्यादा लोग मारपीट चालू कर देंगे तब। तो ऐसे पेटी इश्यूज़ की वजह से भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। उसके बाद होता है फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि जब नियम कानून ढंग से फॉलो नहीं किए जा पाते हैं तब भी ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर मान लो पुलिस टाइम पे नहीं आ रही है, इधर मारपीट हो रही है, कितने लोग मर गए और पुलिस पहुंची ही नहीं अभी तक, तो उसके से भी और ज़्यादा ये भीड़ मतलब और ज़्यादा ये जो दंगे फसाद है वो बढ़ते जाते हैं, और लोग और ज़्यादा मतलब गुस्से में आते जाते हैं और लोग मारपीट और ज़्यादा करते रहते हैं, तो इसके से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। उसके बाद होता है यात्रास बाय पॉलिटिकल लीडर्स, मतलब काफ़ी सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जैसे रैली निकाल देते हैं, रैली नहीं निकाल देते हमको न्याय चाहिए, हम लोग पूरे मतलब रैली निकाल देते हैं पूरा कि हमको ये करवाना है, हमको रैली मतलब निकाल देते हैं, तो उसकी वजह से भी प्रोटेस्ट हो सकते हैं। मतलब उसमें मान लो लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए। अब उसमें ही मान लो पुलिस लोग ने बोला, उन लोग मान लो रोक रहे, तो लोग नहीं मान रहे, उन लोग और ज़्यादा एग्रेशन कर रहे, तो उन लोग मान लो लाठी चार्ज कर दिए, तो उसकी वजह से अब क्योंकि लाठी चार्ज जैसे ही हो जाएगा तो उन लोग मान लो पत्थर उत्थर चलाने लगे, तो वहाँ पर मालूम पड़ा जितने भी पुलिस वाले थे सब हिंदू लोग थे, तो उधर और हिंदू लोग भी पहुँच गए, देखो इन लोग क्या चाहते थे, मतलब रहता है मारपीट, उसके लिए भी लोग चालू कर देते, यात्रा जो निकलती है उन लोग की, उसकी वजह से भी लोग मारपीट कर देते। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो होता है वो होता है डिसअपॉइंटमेंट ऑफ हिंदू कम्युनिटी। मतलब क्या, जैसे पहले टाइम पे दिखता था कि जब अंग्रेज लोग जब हमारे पर राज कर थे, जब उन लोग बेसिकली कॉमर्स बेसिकली जो मुस्लिम लीग जो थी वो बनाई थी, तो बेसिकली देखो उस टाइम पे होता क्या था कि देखो जो ब्रिटिश लोग थे उन लोगों ने अलग अलग जो धर्म है, जैसे मुस्लिम है, सिख है, अलग अलग जो धर्म है उनके हिसाब से बेसिकली उनके लिए वोट बैंक बना दिए थे। मतलब क्या कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो अपने अपने मुस्लिम लीडर खुद चुन सकते थे, मतलब क्या कि सिर्फ मुस्लिम लोग ही लीडर चुन लेंगे अपने। वैसे ही अलग अलग जितने भी धर्म वाले थे उनके लिए भी बना दिए गए थे, लेकिन हिंदुओं के लिए नहीं बनाए थे। अब हिंदुओं को ऐसा फीलिंग आता था कि देखो हमारे साथ तो ये गलत हो रहा है, मतलब सबको सारी चीज़ें मिल रही है, फैसिलिटी मिल रही है, हमको क्यों नहीं मिल रही है। अब जैसे मान लो आपको कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपको कोई भी कुछ पूछ नहीं रहा है और आपके बाजू वालों को सब लोग पूछ रहे हैं, ठीक है, मान लो आपके घर वाले हैं, आपके भाई को सब पूछ रहे और आपको कोई नहीं पूछ रहा है, तो आपको गुस्सा आएगा ना, तो आप अपने भाई से बोलोगे यार तेरे को सब मिलता है, मेरे को क्यों नहीं मिलता। तो उस टाइम पर क्योंकि उसको मिल रहा रहता है तो बेसिकली वो आपको बोलेगा यार तेरे को नहीं मिला तो मैं क्या करूँ, तो उसमें हो सकता है आपके बीच में झगड़ा हो जाए। तो वैसे ही मुस्लिम और हिंदू में भी फिर झगड़ा होने लग जाता है और कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाते हैं दो अलग अलग कम्युनल ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, कम्युनल ग्रुप्स मतलब रिलीजन, अलग अलग धर्म के ग्रुप्स में लड़ाई मारकाट चालू हो जाती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो होता है वो होता है रिलीजियस कन्वर्सेशन। मतलब क्या, देखो आपने सुना होगा कि लोग रहते हैं वो मुस्लिम मतलब इस्लाम को कबूल कर लेते हैं, मतलब क्या अपना धर्म परिवर्तन कर देते हैं।
तो लोग इसकी वजह से भी झगड़ा, इसके वजह से भी काफ़ी सारे मतलब रहते हैं, झगड़ा झुगड़ी होने लग जाते हैं, प्रोटेस्ट होने लग जाते हैं। जैसे कई पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोग जो रहते थे, अगर मान लो कोई मुस्लिम है या फिर कोई क्रिश्चियन, खास करके क्रिश्चियन मुस्लिम में दिखता है ये, कि उन लोग ज़बरदस्ती जो है वो दूसरे धर्म को अपने धर्म में कन्वर्ट करवा देते थे। जैसे पहले के टाइम पे जितने भी, अगर मान लो कोई मुस्लिम शासक आता था तो अपने राज्य के जितने भी लोग रहते थे, मान लो सब के सब हिंदू है, तो उन लोग को ज़बरदस्ती या फिर उनकी मर्जी से उनको बेसिकली उनका धर्म परिवर्तन करवा देता था कि वो मुस्लिम अब से है, ठीक है, अब से हिंदू नहीं है, ऐसे धर्म चेंज करवा देते थे उन लोग। तो इसकी वजह से भी लोग झगड़ा झुगड़ी करने लग जाते थे। मान लो आपने किसी को धर्म उसका चेंज कर दिया ज़बरदस्ती, तो उस ग्रुप के जितने भी लोग रहते थे, हिंदू लोग जितने रहते थे, तो उससे मतलब झगड़ा झुगड़ी करने लग जाते कि आपने ज़बरदस्ती इसके साथ किया है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो बेसिकली रीज़न रहता है जिसकी वजह से ये झगड़ा झुगड़ी होती रहती है, वो होता है रोल ऑफ फॉरेन फोर्सेस। फॉरेन फोर्सेस मतलब क्या कि बाहर के जो देश होती है वो भी कई बार हमारे देश के अंदर ऐसे झगड़ा झुगड़ी जो है वो करवाने के पीछे उनका रीज़न रहता है। बेसिकली क्या, जैसा पाकिस्तान है, काफ़ी बार होता है कि पाकिस्तान जो होता है वो हिंदुस्तान में, मतलब कई बार पहले होता था, अब उतना नहीं दिखता है, बट पहले के टाइम पे क्या होता था कि पाकिस्तान जो रहता था वो इंडिया के जितने भी मुस्लिम रहते थे उनको मतलब बेसिकली थोड़ा भड़का देता था कि आपके साथ देखो गलत हो रहा है, आपके साथ इन लोग ऐसा करे, हिंदू लोग ऐसा करते हैं आपके साथ में। तो ऐसे टाइम पर क्या होता था कि वो लोग भड़क भी जाते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, पाकिस्तान जो रहता था उनको वेपन्स प्रोवाइड कर देता, हथियार दे देता, बम दे देता था कि मतलब आप लोग जाओ हमला करो, उनको मारो, मतलब आपके साथ गलत हो रहा है इसके लिए। तो इसकी वजह से भी कम्युनल मतलब जो झगड़ा झुगड़ी है वो होते रहते थे। उसके बाद देखो एक लास्ट जो रीज़न रहता है वो होता है द हिंदू मिलिटेंसी। मतलब क्या, देखो कि देखो हिंदू जो लोग रहते हैं, मतलब जैसे हिंदू जो हो, बेसिकली हिंदू में क्या होता है कि अगर मान लो किसी को पता चलता है कि अगर मान लो कोई आदमी है जिसने किसी लड़की का रेप कर दिया, ठीक है, कोई भी गलत काम कर दिया, तो लोग पहले क्या करते हैं हिंदू में, देखो खास करके आपको दिखेगा कि पहले उसको पीटते हैं खूब, मतलब खूब मार देंगे, उसके बाद पूछेंगे भाई तूने किया था सच में भी। मतलब क्या कि लोग पहले एग्रेसिव ज़्यादा ही हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा ही जोश दिखाने लग जाते हैं कि भाई मैं तो पावरफुल आदमी हूँ। मतलब जैसे ही उनको दिख जाएगा सब ग्रुप एक ही साथ है तो लोग मारपीट चालू कर देते हैं। हिंदू लोग में दिखेगा आपको कि जैसे अब अगर मान लो आपके क्लास में आप गिर गए, ठीक है, अब आपके दोस्त लोग मान लो एक दो भी अगर लात मार देता है तो बाकी दोस्त लोग भी फिर लात मारने लग जाते हैं आपको गिर गए तो बेसिकली ये हिंदू में टेंडेंसी जो है कि मतलब ऐसे जो बेसिकली लोग होते हैं जो जस्टिस के लिए ही लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई फालतू चीज़ों के लिए मारपीट कर रहे हैं, बट न्याय दिलाने के लिए वो कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही मतलब लोग झगड़ने लगड़ने लग जाते हैं, जिसके वजह से बाकी के जो दूसरे कम्युनल ग्रुप रहते हैं वो उनसे कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है और फिर मारकाट चालू हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हिंदू मिलिटेंडेंसी के वजह से भी जो है वो कम्युनल के बीच में, मतलब अलग अलग ग्रुप जो है रिलीजन है उनके बीच में मारपीट शुरू हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये सब समझ आ गया हो क्या क्या कॉजेस रहते हैं जिसके वजह से ये जो बेसिकली अलग अलग जो धर्म है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, झगड़ा झुगड़ी हो जाती है, ठीक है। तो अब देखो ये जो कम्युनलिज्म है, यानी ये जो अलग अलग धर्म के में बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, यानी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं समाज के अंदर लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो होता है लॉलेस एंड डिसऑर्डर इन द सोसाइटी, यानी कि समाज के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं गलत गलत काम करने लग जाते हैं। जैसे कि मान लो कोई आदमी रहेगा दूसरे को मार देता है, मतलब एक तरह से देखो कोई दूसरे को मारना ये लॉ के खिलाफ है, किसी को भी मारना, ठीक है, चाहे आप किसी को चमाट भी मार दो तो वो भी लॉ के खिलाफ होता है। तो मतलब आप तो किसी की जान ले रहे हो, तो पूरा लॉलेस हो जाता है, मतलब कोई भी लॉ को फॉलो कर नहीं रहता, किसी भी गाड़ी फोड़ रहा रहता है, किसी को किसी भी मतलब किसी भी ज़मीन को तोड़ फोड़ रहा रहता है, सारी चीज़ें कर रहे रहते हैं, तो पूरा सोसाइटी इधर उधर मतलब तितर बितर हो जाता है। तो पहले ये प्रॉब्लम दिखती है। उसके बाद होता है लूटिंग एंड अरोजन बाय एंटी सोशल एलिमेंट्स। मतलब क्या, ये देखो ऐसे टाइम पर क्या होता है, देखा भी होगा आपने फिल्मों में से जब ऐसे दंगे फसाद होते हैं तो लोग पहली बात मज़ा मारने के लिए दूसरों की गाड़ियों को जला देते हैं जो फुट जाती है और उनको फिर मज़ा आता है कि हमने दूसरी गाड़ी को जला दिया, ठीक है। तो ऐसे इसको हम अरोजन बोलते हैं कि मतलब पब्लिक या फिर किसी भी ज़मीन को या फिर किसी भी कोई चीज़ को, गाड़ी या फिर कोई भी चीज़ को जला देते हैं, वो सारी चीज़ें कर देते हैं। या फिर काफ़ी बार ऐसा भी होता है लूट मार भी हो जाती है, लोग चोरी भी करने लग जाते हैं कि जैसे मान लो मारपीट चालू हो गई है तो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो दुकानों से काफ़ी सारी चीज़ों को चुरा भी लेते हैं, उसी टाइम पे काफ़ी सारी लूट मार भी करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे दंगा फसादों के अंदर नहीं बोलते, दंगे फसाद में लूट मार होने लग जाती है कि मतलब लोग लूटने भी लगते हैं और मारपीट भी करने लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है मोलेस्टेशन ऑफ वुमेन एंड मैसेज ऑफ
इनोसेंट चिल्ड्रन एंड अदर बिलोंगिंग टू अनदर कम्युनिटी। मतलब क्या कि देखो ऐसे जो बेसिकली चीज़ें होती है, अब जैसे मान लो कोई एक धर्म का आदमी है और ऐसे टाइम पे जब मारपीट होती रहती है ना, और ऐसे टाइम पर मान लो अब रात हो गया, सब शांत हो गए, ठीक है, अब सब सो गए हैं, अब काफ़ी सारे ऐसे रहेंगे छपरी लोग जो अभी भी बाहर बैठे रहेंगे, धर्म मतलब अभी भी उनको गुस्सा ही रहेगा। अब ऐसे टाइम पे मान लो दूसरे धर्म की कोई लड़की जा रही रहेगी, तो वो जो धर्म के लोग रहेंगे वो हो सकता है उसका रेप भी कर दे, ठीक है, मोलेस्टेशन कर दे, रेप कर दे, मतलब गुस्से में कि हाँ मैं इस धर्म की लड़की है, इसका तो रेप ही कर देंगे हम लोग, ठीक है, मतलब ऐसे भी चीज़ें लोग कर देते। या फिर कई बार तो लोग दंगे फसाद में बच्चों तक को मार देते हैं, ठीक है, या फिर उन्हीं की कम्युनिटी का भी मार देते हैं कई बार, कि मालूम ही नहीं पड़ता उनको अपनी कम्युनिटी का है कि बाजू वाले का है, सबको मार देते, जो मिलता है मारते जाओ झगड़े झुगड़ी में, जिसको मार दिया, ठीक है, मतलब सबको पिटते मारते जाते हैं। उसके बाद होता है डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज ऑफिस फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टैब्लिश्ड आर क्लोजर ड्यूरिंग द कम्युनल वायलेंस। मतलब आपने देखा ही होगा, सुना, देखोगे आप लाइव में भी ना देखे हो, क्यों ज़्यादातर लोग नहीं देखते ऐसे मतलब झगड़ा झुगड़ी, बट फिल्मों में आपने देखा होगा, काफ़ी बार एक दो फिल्म आपने देखी होगी जहाँ पर ऐसे झगड़ा झुगड़ी होती है, लोग मतलब मारपीट करते रहते हैं जात वात के ऊपर या फिर धर्म के ऊपर। तो इसमें आपने देखा होगा कि देखो सारी चीज़ें ट्रैफिक लग जाता है, गाड़ी वाड़ी कुछ चल नहीं पाती है, सारे ऑफिसेस बंद हो जाते हैं उस दिन, कोई भी घर से निकलने की डर मतलब हिम्मत तक नहीं कर पाता है कि बाहर निकलेंगे मालूम पड़ा कोई मार दिया मेरे को, तो कि अरे ये देखो ये भाग रहा है, ये मिश्रा जी कोई भाग रहे हैं, उनको मारो मारो, यहाँ पे आए वो मतलब खान जा रहे हैं, वो खान वाले सर मतलब आदमी जा रहा है उसको पीटो, तो सब एक दूसरे को पीटने लग जाते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या कि उस दिन मतलब देखोगे तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है ऑफिसेज बिजनेसेस जितने भी चीज़ें रहती है बंद हो जाती है। तो उस दिन देखोगे तो एक तरीके से मतलब पूरे कंट्री की मतलब इकोनॉमी रहती है काफ़ी ज़्यादा बेकार होने लग जाती है। उसके बाद होता है डेवलप्स नेगेटिव इमेज ऑफ स्टेट और प्लेस इन द माइंड ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर। अब जैसे मान लो आपका ही एरिया है जहाँ पर हर रोज़ मारपीट होती रहती है, हर रोज़ जो रहती है किसी की बिल्डिंग तोड़ रही रहती है, कोई किसी का गाड़ी फोड़ रहा रहता है, रोज़ होता है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर बताओ क्या कोई बाहर की कंपनी आएगी आपके दुकान मतलब आपके एरिया में दुकान अपना खोलने के लिए? उनको लगेगा मालूम बड़ा खोल दिया, परसों आया देख रहा हूँ कि दुकान तोड़ के फेंक दी हम लोग, तो इसलिए यहाँ पर अपना दुकान रख के कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा दूसरी जगह खोलो। अब क्योंकि यहाँ पर मान लो कोई फॉरेन आएगा नहीं, कोई बाहर से कोई कंपनी आएगी नहीं, तो बाहर से कंपनी नहीं आएगी तो इसका मतलब क्या कि आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, काफ़ी सारे लोग बेरोजगार है तो उनको काम नहीं मिलेगा, और काम नहीं मिलेगा तो गरीबी फैलेगी, और गरीबी होगी तो देश अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। तो ये भी प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब कि पूरा इमेज खराब हो जाता है एरिया का जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद होता है लॉस ऑफ और एमएनसीज इन सर्टेन स्टेट ड्यू टू कम्युनल टेंशंस। मतलब क्या कि काफ़ी सारे मतलब स्टेट्स होते हैं, एरिया होते हैं जहाँ पर ये मतलब जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है जैसे कि अब टाटा है या फिर अलग अलग जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो मल्टीनेशनल है जिनके अलग अलग जगह पे ब्रांचेस है, तो ऐसी जो कंपनीज होती है वो ऐसे एरिया में आना पसंद नहीं करती है जहाँ पर रोज रोज या फिर कभी हर महीने जो है वो मारपीट होती रहे धर्म या फिर कास्ट किसी भी चीज़ के ऊपर। तो ऐसी जो कंपनीज होती है वहाँ पर आती नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को काम भी नहीं मिल पाता है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद होता है कम्युनिज्म गिव्स अ बूस्ट टू अंडरवर्ल्ड एंड एंटी सोशल एलिमेंट टू फर्दर एग्रीगेट द सिचुएशंस। मतलब क्या कि देखो जब ऐसे मारकाट होते रहते हैं मतलब ऐसे झगड़े झगड़े होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अंडरवर्ल्ड होते हैं या फिर कह सकते हो अब जैसे पाकिस्तान के टेररिस्ट है, ठीक है, तो कई बार होता है कि पाकिस्तान के टेररिस्ट जो होते हैं वो खुद नहीं आते, ठीक है, वो क्या करते हैं कि इंडिया के ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको मैनिपुलेट कर देते हैं कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपके साथ वैसा हो रहा है, आपको ऐसा जाए ऐसा करना चाहिए, जिनको मैनिपुलेट करने के बाद उनको बेसिकली वेपन सप्लाई किए जाते हैं, और फिर वो जो लोग होते हैं वो फिर एंटी वेस्ट कह सकते हो कि एंटी सोशल बन जाते हैं कि खुद ही को ऊपर बम लगा के फोड़ देते हैं, अपने खुद तो मरते ही मरते हैं, अपने आसपास वालों को भी मार देते हैं। तो इसकी वजह से देखोगे तो और ज़्यादा पहले जैसे मतलब मान लो एक बार झगड़ा हुआ तो वैसी सिचुएशन फिर बार बार होने लग जाती है, एक बार बम फोड़ा फिर दूसरे धर्म वाले फिर वो अपना मतलब दिखाएंगे पावर, तो मतलब ऐसे मारपीट चालू रहती है। उसके बाद होता है बेसिकली कि देखो विक्टिमाइजेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ सर्टेन कम्युनिटी इन अदर कंट्रीज। मतलब क्या कि देखो काफ़ी सारे मतलब बेसिकली रहते हैं, जैसे अब देखो पाकिस्तान के जो अब कह सकते हो मुस्लिम लोग रहते हैं, तो क्योंकि देखो पाकिस्तान के मुस्लिम काफ़ी ज़्यादा फेमस है टेररिस्ट के लिए, ठीक है, तो अगर मान लो अगर आप अमेरिका या फिर यूरोप किधर भी जाते हो, ठीक है, और अगर आपके पास पाकिस्तान का वीज़ा रहता है तो पहली बात आपकी बहुत ज़्यादा टाइट चेकिंग होगी, कहीं पता चला बम बम लेके तो नहीं ना है। और अगर चलो मान लेते हैं आप पाकिस्तान के नहीं हो, आप इंडिया के ही हो, फिर भी अगर आप मुस्लिम रहते हो तो देखो वहाँ पर ज़्यादा चेकिंग की जाती है, आप मानो ना मानो बट चेकिंग ज़्यादा की जाती है। बेसिकली चेकिंग इसलिए की जाती है कि देखो कई साल मतलब कुछ सालों पहले ही हुआ था कि यूएसए का जो ट्रेडिंग बिल्डिंग था वर्ल्ड ट्रेड बिल्डिंग, वहाँ पर कुछ मतलब मुस्लिम लोग थे, मतलब बेसिकली कहाँ के थे ये तो अभी तक नहीं पता चला कि मतलब इराक के थे कि किधर के थे, बट इतना पता है मुस्लिम लोग थे कि मतलब उन लोगों ने बॉम्ब फोड़ दिया था, ठीक है, वहाँ पर जाकर। तो इसकी वजह से बेसिकली कह सकते हो कि कुछ
लोगों की गलतियों की वजह से पूरी जो कम्युनिटी होती है उनकी, और जैसे एक मुस्लिम ने गलती की तो पूरे मुस्लिम लोग का इमेज ही खराब हो जाता है कि हाँ भाई मुस्लिम लोग वैसे ही होते हैं। जैसे एक पाकिस्तानी टेररिस्ट है तो पूरे पाकिस्तान वाले बदनाम है कि भाई सारे पाकिस्तान वाले ही टेररिस्ट होते हैं। तो मतलब एक कम्युनिटी के एक मेंबर की वजह से बाकी लोग भी मतलब हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, उनको भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, उसके बाद अब देखो यहाँ तक तो आपको ये समझ आ गया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी अगर हम ये मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो। ठीक है, अब इन कॉन्फ्लिक्ट्स को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें की जा सकती है। सो देखो सबसे पहले जो चीज़ हमें करनी चाहिए वो होता है लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जितने भी लॉ एंड ऑर्डर से उन्हें सही से फॉलो करना चाहिए। जैसे मान लो कोई छोटा मोटा भी झगड़ा झुगड़ी चल रहा है तो उसी टाइम पर से सॉल्व करना चाहिए कि तुरंत पुलिस आना चाहिए। मान लो दो लड़के अभी एक हिंदू मुस्लिम है, मारपीट अभी शुरू ही की है, ठीक है, तो उसी टाइम पुलिस को आना चाहिए, दोनों को पकड़ के लेके जाना चाहिए, दोनों को पीटना चाहिए, फिर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो वहीं पे मारपीट जो है वो शांत हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं पे छोड़ दिया जाएगा उसको तो देखो क्या होगा कि अगर मान लो दोनों मारपीट शुरू करते तो अगर मान लो हिंदू मुस्लिम को पीट रहा है तो दोनों अपने अपने ग्रुप को लेकर जाते हैं, जा रहा हूँ मैं अपने मुस्लिम भाई लोग को लेकर आता हूँ, वो बोलेगा मैं अपने हिंदू भाई लोग को लेकर आता हूँ, सब मतलब फिर भाई भाई में मारपीट हो जाएगा। हिंदू भाई वाले आएंगे, मुस्लिम भाई वाले आएंगे, सब मारपीट चालू, फिर लोग और लोगों को बुलाएंगे, ऐसे चलेगा तो फिर ये बड़े लेवल पे पहुंच जाएगा। एक छोटा सा जो केस था वो बड़ा तक पहुंच जाएगा, पीटी इशू जो है, छोटा सा इशू जो है वो बड़ा इशू बन जाएगा। फिर हो जाएगा कि हिंदू मुस्लिम में मारपीट चालू हो गई है। ठीक है, तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो फिर टेंशन नहीं रहेगा। उसके बाद होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कम्युनल एलिमेंट्स, मतलब क्या कि देखो कुछ लोग होते हैं ऐसे जो जानबूझ के ये भड़काओ या फिर कह सकते हो ये झगड़े करवाते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ऐसे, जैसे अब पाकिस्तान भी काफ़ी बार ऐसे करता है। तो कुछ ऐसे नेता होते हैं या फिर कह सकते हो लोग होते हैं, लीडर्स होते हैं, कुछ गुरु भी ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे अपने बयान दे देते, स्पीच दे देते कि हाँ भाई हमको तो ऐसा करना चाहिए, या फिर उन लोग ऐसा लोगों को भड़का देते जिसकी वजह से ये मतलब कम्युनल मतलब लड़ाई चालू हो जाती है। तो ऐसे लोगों को हमें ढूंढना है कि भाई ये कौन कौन करता है, ऐसे कौन भड़काऊ लोग होते हैं। क्योंकि देखो 91% लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमको क्या कोई लेना देना नहीं है हिंदू मुस्लिम से, और 89% मुस्लिम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ छोटे से जो परसेंट है, जैसे हिंदू लोग में 9% और हिंदू मतलब मुस्लिम लोग में 11%, उन लोग को ही सिर्फ चुल मची है कि हमको मारपीट करना है। ठीक है, तो सिर्फ उनमें से ही हमें जो लीडर्स है जो ऐसा करते हैं तो उनको बस आइडेंटिफाई करना है, मतलब 4-5 लोगों को ही ढूंढना है और उनको ही बस पकड़ लेना और निकाल देना है। उन लोग को ही खाली उनको निकाल देंगे तो झगड़ा खुद ही शांत हो जाएगा। ठीक है, तो उनका आइडेंटिफिकेशन कर देना। उसके बाद होता है एजुकेशन, मतलब क्या कि देखो मेनली झगड़ा झगड़ी होता क्यों है। देखो कभी भी कोई पढ़ा लिखा आदमी रहता है तो कभी आपको नहीं दिखेगा कोई झगड़ा झगड़ी ना करते हुए। ठीक है, क्योंकि देखो पढ़ा लिखा आदमी रहता है, वो समझता है कि ये मेरे से ज़्यादा झगड़ा झगड़ी करेगा, या फिर अगर ये कुछ करता है मुझे तो मैं जाऊँगा केस कर दूंगा, इसको जेल में डलवा दूंगा। ठीक है, वो जानता है कि भैया मेरे पास ये लॉ है, एक्ट ये सारे होते हैं, आर्टिकल 121 क्या कहता है, सब कुछ उसे पता रहता है। ठीक है, मतलब वो पढ़ा लिखा आदमी रहता है, उसे लॉ के बारे में पता रहता है। बट जो अनपढ़ गवार रहते हैं, जो लिटरेट नहीं रहते, तो वो ऐसे भड़काऊ बयान पे तुरंत आ जाता है कि हाँ भाई हमारा धर्म संकट में है, मतलब हमारा धर्म जो है वो मतलब अभी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सिचुएशन खराब हो चुकी है, हमको ही जाकर मदद करनी पड़ेगी तभी जाकर ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब उनके ठीक करने से धर्म बच जाएगा। ठीक है, मतलब उनको ऐसा फीलिंग आती है, तो जिसकी वजह से लोग मारपीट चालू कर देते हैं। तो एजुकेशन अगर मिल जाती है, लोग पढ़े लिखे रहते हैं तो लोग उतना मारपीट नहीं करती है। तो इसलिए आपको इस शहरों में नहीं दिखता है कि लोग मारपीट करते हैं मतलब धर्म के लिए। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि लोग शहर में पढ़े लिखे होते हैं, और खास करके आपको ये गाँव में दिखेगा, नहीं तो ऐसे एरिया में दिखेगा जहाँ पर ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो अनपढ़ गवार है। ठीक है, अनपढ़ गवार लोग में ही आपको ये दिखेगा कि लोग मतलब धर्म के लिए मारपीट करे कि हाँ तू ये धर्म का है, तू वो धर्म का है। जो पढ़े लिखे होते हैं वो नहीं करते लड़ाई उसके लिए। ठीक है, तो एजुकेशन से रिलेटेड कि बेसिकली अगर लोग पढ़ लिख लेंगे, अनपढ़ नहीं रहेंगे, एजुकेटेड रहेंगे, तो लोग मारपीट नहीं करेंगे मतलब धर्म से रिलेटेड। उसके बाद होता है देखो रोल ऑफ मीडिया, मतलब क्या कि देखो हमारा जो मीडिया, जैसे अगर अब मैं परसों ही न्यूज़ देख रहा था तो उसमें दिखा मेरे को कि मतलब जो मीडिया वाले थे वो लोग अपने में ही डिबेट करवा रहे थे। मतलब क्या कि एक मुस्लिम लीडर मतलब बेसिकली पॉलिटिशियन था और एक हिंदू में थे, तो लोग अपने में ही बेसिकली डिबेट करवा रहे थे कि हाँ भाई मुस्लिम ऐसे होते हैं, हिंदू वैसे होते हैं, उन लोग अपने में ही डिबेट करवा रहे थे। तो एक तरह से देखोगे तो जो मीडिया है वो खुद ही जहर फैला रहा है कि मतलब हम ये धर्म के वो धर्म के। ठीक है, तुम्हारे धर्म वाले ने तो ये किया था 4000 साल पहले, मतलब पुरानी बातें खड्डा खोद के निकालते हैं और लोग डिबेट करवा रहे हैं उधर पैसे कमाने के लिए। तो देखोगे तो ये जो अभी के टाइम पे मीडिया काफ़ी बेकार हो रही है। बट अगर मीडिया यही अच्छा काम करती है, ठीक है, कि सेकुलर एक तरह से कह सकते हो कि ये अलग ना करके एक बेसिकली एक नेशनलिज्म की ओर चलती है, कि मतलब क्या कि हम एज ए इंडियन है, ना कि किसी एक तरीके का कोई धर्म फॉलो करते हैं कि हाँ भाई हम इंडियन है, ये बोले लोग, ये ना बोले कि मैं मुस्लिम हूँ या फिर हिंदू,
इसे आगे प्रमोट करना चाहिए, ना कि ये कि भैया तुम हिंदू हो हम मुस्लिम हैं। तो इसलिए मीडिया का भी काफ़ी अच्छा रोल होना चाहिए, बट है नहीं तो क्या कर सकते हैं। उसके बाद होता है पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, यानी काफ़ी सारी कैंपेन्स की जाती है एनजीओज़ के द्वारा कि हाँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई होते हैं। वो सारी कैंपेन्स देखते होंगे आप लोग, आपके स्कूल टीचर लोग बनवाते हैं ना ड्राइंग, तो ऐसे कैंपेन्स की जाती है ताकि लोगों के दिमाग में बैठ सके कि हाँ भाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई होते हैं, सब तो इंसान है, सबको एक समान रहना चाहिए। वो सारी चीज़ें कैंपेन्स करके लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि मतलब सबको साथ में रहना है। और देखोगे तो लोग अवेयर भी है अभी के टाइम पे, बट कुछ ही लोग रहते हैं जिनको चुल मची रहती है कि हमको तो झगड़ा ही करना है, ठीक है। उसके बाद होता है रोल ऑफ रिलीजियस लीडर्स, यानी कि देखो रिलीजियस जो लीडर्स होते हैं, जो कह सकते हो धर्म गुरु होते हैं, उनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर मान लो कोई एक धर्म गुरु है जिसको बहुत लोग मानते हैं, उसने बोल दिया कि ये आदमी गलत होता है, तो लोग मान लेंगे हाँ भाई वो आदमी गलत होता है, जिसकी वजह से लोग झगड़ा झगड़ी चालू कर देते हैं। तो इसलिए जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं उनको भी ये सारी चीज़ें समझ के रहनी है कि हाँ भाई हम सबको एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही देश के अंदर है। मान लो एक घर है, घर के अंदर 4 बच्चे रहते हैं। अब 4 बच्चे हैं, अगर मान लो एक बच्चा काला है और बाकी के बच्चे गोरे हैं, तो उसमें ऐसा थोड़ी है कि आप बोलेंगे यार काला वाला बच्चा अच्छा नहीं है, इसको घर से निकालो। बोलना चाहिए कि भाई अपना ही भाई है, उसको भी साथ में ही रहना चाहिए, ठीक है, इसका समझाना चाहिए। तो वैसे ही जो मतलब बेसिकली जितने भी हमारे कंट्री के अंदर अलग अलग धर्म है, तो सबको एक साथ ही रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद होता है डी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कम्युनल पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि कुछ ऐसे रहते हैं ना पार्टीज, मतलब पॉलिटिशियंस के पार्टीज रहती है जो एक धर्म के लिए रहते हैं कि हाँ भाई हम मुस्लिमों को मतलब ये हक दिलाएंगे, या फिर हम हिंदुओं को ये धर्म मतलब दिलाएंगे। तो ऐसी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है इन्हें बंद कर देना चाहिए या फिर हटा देना चाहिए कि मतलब ये लोग इनके वजह से देखो एक तरह से डिबेट शुरू हो जाती है, झगड़ा। और खास करके आपको न्यूज़ वाले में दिख जाएगा आपको कि ऐसे डिबेट करने वाले कि हाँ भाई हम मुस्लिम भाई बहनों को मतलब ये हक दिलाएंगे, हम उनके साथ ये सारी बुरी चीज़ें हो रही है समाज के अंदर, इनको ये नहीं मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है, मतलब ये सारी चीज़ करके मतलब लोग झगड़ा झगड़ी करवाते थे। तो ऐसे जो कम्युनल पार्टीज होती है पॉलिटिकल, उनको हमें डी रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद होता है पनिशमेंट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, यानी कि देखो काफ़ी सारे ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी होते हैं जो ऐसे भेदभाव करते हैं, मुस्लिम हिंदू में भेदभाव करते हैं, जैसे पुलिस लोग भी काफ़ी बार कर देते हैं हिंदू मुस्लिम में। या फिर कुछ ऐसे रहते हैं ना, अगर मान लो आप मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो, ठीक है, आप गए किधर कुछ ऑफिस में कुछ काम करवाने के लिए स्टैम्प पेपर में कुछ, और उधर अगर मान लो वो आदमी सामने मान लो हिंदू है, ठीक है, आप मुस्लिम हो, आपको देने से मना कर देता है मैं मुस्लिम को नहीं दूंगा, मुंह पे पेपर फेंक दिया। तो यहाँ पर एक तरह से देखोगे तो ये आदमी जो है वो खुद ही मतलब हिंदू मुस्लिम को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। तो ऐसे लोगों को पनिश करना चाहिए, यानी जेल में वैसे तो जेल में नहीं डाला जाता है, बेसिकली उनकी जो जॉब रहती है वो छीन ली जाती है कि अब तुमको सरकारी नौकरी छीन ली जा रही है तुमसे, ठीक है, पेंशन भी नहीं मिलेगा बाद में। तो पनिशमेंट देनी चाहिए ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जिनको ये लगता है कि हमारे पास तो पावर है, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को बेसिकली सस्पेंड कर देना चाहिए जो ऐसा भेदभाव करते हैं हिंदू मुस्लिम या फिर अलग अलग धर्म के हिसाब से। उसके बाद होता है सेटिंग ऑफ पीस कमेटी, यानी क्या कि हर एक एरिया जहाँ जहाँ पर बेसिकली आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखते, झगड़ा झगड़ी दिखते, वहाँ पर हमें एक पीस कमेटी बनानी चाहिए जहाँ पर अलग अलग जितने भी लीडर्स हैं अलग अलग बेसिकली कम्युनल ग्रुप्स के, जैसे हम हिंदू का एक मुस्लिम का, ऐसे अलग अलग लीडर्स को रखना चाहिए। और हर कुछ दिनों में उनके बीच में बातचीत करनी चाहिए कि भाई बताओ क्या प्रॉब्लम है आपके एरिया में, कोई प्रॉब्लम है तो इधर ही सटा लेते हैं, मतलब मांडोली जो भी करना है इधर ही कर लेते हैं, झगड़ा झगड़ी तक नहीं पहुँचते, ठीक है, बातचीत करके सारी चीज़ें सटा लेते हैं, ठीक है। किसी ने कोई गलती की है तो बताओ भाई, कुछ ज़्यादा बड़ी गलती है तो उसको सज़ा दिला देंगे, मैं भी साथ देता हूँ आपका। कोई मुस्लिम या फिर हिंदू कुछ कर रहा है तो मैं बताओ मैं ये कर देता हूँ उसका, ठीक है। मतलब सबको एक पीस शांति रखनी है तो उसके लिए कमेटी बना देनी चाहिए हर एक एरिया में जहाँ जहाँ पर ये मतलब ज़्यादा आपको दिखेगा कि झगड़ा झगड़ी होता है। उसके बाद 10वां होता है स्पेशल कोर्ट, यानी क्या, देखो स्पेशल कोर्ट का यहाँ पे मतलब ये है कि देखो नॉर्मल कोर्ट मतलब जैसे कि जहाँ पर रेप केसेस भी आ रहे हैं, जहाँ पर कोई चोरी करने का केसेस भी आ रहे हैं, जहाँ पर किसी को मान लो डिवोर्स करवाना है वो भी वहीं पे केसेस आ रहे हैं। तो अगर मान लो वहाँ पर सारे केसेस आते हैं और वहीं पर अगर ये भी केस आ रहा है कि हिंदू मुस्लिम में मारपीट हो रही है, तो अगर मान लो 1000 केसेस आए हैं और इसमें से ये 1001वां केस है कि हिंदू मुस्लिम मारपीट हो रही है, तो बताओ इसका नंबर आने में कितना टाइम लग जाए। तब तक तो इन लोग मार काट खत्म करके 1-2 आदमी बढ़ भी जाएंगे, फिर नया जन्म भी हो जाएगा, तब तक इनका नंबर ही आते रहेगा। तो इसलिए इनके लिए एक स्पेशल कोर्ट ही बना देना चाहिए, अलग से अकेला एक कोर्ट जहाँ पर सिर्फ ऐसे ही केसेस लिए जाए कि मतलब हिंदू मुस्लिम में मारपीट हो रही है, जहाँ पर ऐसे रिलेटेड जो केसेस है सिर्फ वही है बना देना चाहिए, ताकि ऐसे जो केसेस है वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो सके और ये केसेस जो है मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स के वो कम हो जाए, ठीक है, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है तुरंत सॉल्व हो सके। तो इसके लिए स्पेशल केस मतलब बेसिकली कोर्ट बना देना चाहिए हमें। ओके, तो ये सारी चीज़ें करके मतलब हम क्या कर सकते हैं कि मतलब समाज के अंदर ये जो बेसिकली धर्म के ऊपर जो मारकाट होती है, लोग कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, झगड़ा झगड़ी करते हैं,
तो उसे हम कम कर सकते हैं। हिंदू मुस्लिम में खास करके ये दिखता है, ठीक है। बट देखोगे मेजॉरिटी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो कुछ रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ही तकलीफ रहती है हिंदू मुस्लिम में। नहीं तो आपके कितने दोस्त होंगे जो मुस्लिम होंगे, या फिर कितने दोस्त होंगे जो हिंदू होंगे, आप में मतलब कोई टेंशन नहीं है। हाँ भाई हिंदू है मुस्लिम है, आप उसके त्यौहार में भी घुस जाते होंगे खेलने, मतलब मज़ा मारने के लिए, वो भी आपके में आ जाता होगा। तो मतलब एक दूसरे को कोई टेंशन ही नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ भाई तो हिंदू है मुस्लिम, मेरे को क्या करना है, दोस्त है ना, बस उससे मतलब है, ठीक है। तो मतलब उतना ज़्यादा लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ ही लोग रहते हैं जो इनको फ़र्क पड़ता है, जो कुछ ज़्यादा ही मतलब रहता है ना, धर्म ज्ञान बहुत ज़्यादा ही कुछ बहुत मतलब मानते हैं, तो उन लोग के ऊपर ज़्यादा रहता है कि हाँ भाई मैं ये धर्म का आदमी हूँ, ठीक है। ओके सो मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब देखो आज हम लोग बस यही तक देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 2 इसका जो आएगा वन शॉट का, तो उसके अंदर हमारा जो थर्ड चैप्टर है, सॉरी यूनिट 3 जो है, उसको हम पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे और उसके बाद 4th चैप्टर भी ले लेंगे। तो अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दो, ताकि जैसे ही इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो अपलोड हो जाएगा उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उन वीडियोज़ को भी आप देख सकोगे। एंड अगर वीडियो को लेट देख रहे हो तब क्या टेंशन है, यहाँ पर प्लेलिस्ट आ गई होगी बेसिकली फाउंडेशन कोर्स की, यहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। एंड हमारे चैनल पर वैसे तो इसकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट वीडियो नहीं है, तो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से जाकर देख लो, इंतजार करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हमने नेक्स्ट वीडियो में